गुड टू सी यू ऑल एज वेल, थैंक यू वेरी मच। आज हमारी पहली क्लास हमने करंट अफेयर्स की आज हमने स्टार्ट करनी है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो कश्मीर डिस्प्यूट को डिस्कस करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज द कश्मीर डिस्प्यूट? ये कश्मीर डिस्प्यूट है क्या? ये कश्मीर डिस्प्यूट शुरू क्यों हुआ? ये करंट सिनेरियो कश्मीर के ऊपर क्या है? एंड व्हाट वेंट रॉन्ग बेसिकली इन कश्मीर। एक आउटलाइन छोटी सी मैंने अभी आप जो है वो बनाई है जब आपकी ब्रेक चल रही थी, तो ये आउटलाइन अभी आप नोट कर लीजिएगा। इसकी पिक्चर भी अभी आपको मिल जाती है, वो पिक्चर भी आप अपने पास रख लीजिएगा, वहां से इसको चीजों को भी नोट कर सकते हैं। खैर मैं पहले छोटी सी आपको एक बात ऑनेस्टली पहले इसके बारे में बता दूं ताकि फिर आप इसकी तरफ चलिएगा, आउटलाइन की तरफ। ये कश्मीर डिस्प्यूट है क्या? कश्मीर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ और एग्जैक्टली उसके बाद फिर लेटर ऑन क्या चीजें जो है वो डेवलप हुई। हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी ये चीजें गई, इसके अंदर रेजोल्यूशंस नहीं आई, रेजोल्यूशंस इंप्लीमेंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? या रेजोल्यूशंस इंप्लीमेंट हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। ये स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर जो लास्ट ईयर 5 अगस्त 2019 को प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने इसको रिवोक कर दिया। ये स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर था क्या, और स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर क्यों रिवोक किया गया? और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि जो स्पेशल स्टेटस कश्मीर का रिवोक किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने, वो इलीगल कैसे है? वाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट रिवोक द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। उन्होंने जो उसको रिवोक किया है वो इलीगल कैसे है, वो इलॉजिकल कैसे है, या वो अगर इसको रिवोक इन्होंने किया तो ये गलत क्यों है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक क्यों गलत है? इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक क्यों गलत है? इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस जितने भी आपके पास एग्जिस्ट करते हैं उसके मुताबिक क्यों गलत है? कन्वेंशंस, डिक्लेरेशंस जितनी एग्जिस्ट करती हैं उसके मुताबिक क्यों गलत है? और इसके अलावा व्हाई दे हैव रिवोक्ड दिस स्पेशल स्टेटस। 73 इयर्स से ये स्पेशल स्टेटस चल रहा है, ऑलमोस्ट 70 इयर्स से ज्यादा से स्पेशल स्टेटस जो है चल रहा है। क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये स्पेशल स्टेटस जो है ये रिवोक किया गया? इंप्लीकेशंस इसकी क्या होंगी? क्या है इंप्लीकेशंस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान? ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बल्कि ग्लोबली भी और रीजनली भी इसकी इंप्लीकेशंस जो हैं वो क्या हैं? पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं इसको काउंटर करने के लिए, और हमने क्या क्या चीजें अभी तक यूटिलाइज जो है वो की हुई हैं? इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान व्हाट आर द अदर सॉल्यूशंस फॉर द कश्मीर डिस्प्यूट? इसके अलावा जो सॉल्यूशंस हमारे पास हैं कश्मीर में वो कौन कौन से हैं? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन भी करते हैं, और बात हमारे कुछ तज्जिया निकार हमारे जो हैं वो फोरम्स पर बैठकर जो टीवी पर बैठकर ये कहते हैं कि व्हाई डोंट वी जो है टेक द मैटर टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो क्या हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मसले को लेकर जा सकते हैं, जिस तरह हमने कुलभूषण यादव के मसले को कुलभूषण यादव के मसले को जो है हमने डिस्कस कर लिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, तो हम कश्मीर के मसले क्यों डिस्कस नहीं कर रहे? और आजकल जो सूरत हाल चल रही है, करंट सिनेरियो जो डोमिसाइल लॉ का करंट सिनेरियो जो चल रहा है वहां पर, ये कैसे गलत है? इस सारे सिनेरियो को इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम डिस्कस करेंगे इसमें कि व्हाई पाकिस्तान क्लेम्स कश्मीर एंड व्हाई पाकिस्तान जो क्लेम है on Kashmir is absolutely justified and India's claim on Kashmir is absolutely wrong. इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये पहले आउटलाइन आप नोट कर लीजिए, आपको एक जो है इसकी पिक्चर भी आ जाएगी। वैसे 1 मिनट लीजिए, 2 मिनट जो भी आपके पास, जरा फटाफट कीजिएगा इसको, क्योंकि हम वैसे ही थोड़ा सा लेट हो गए। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए इस आउटलाइन को, और उसके बाद फिर हम मूव ऑन करते हैं इसको स्टार्ट करते हुए। तो ये हमारे जरा ये डिस्कस कर, ये जरा नोट कर लें इतनी देर में। इस क्लास के लिए मैंने चैट्स आपकी ओपन करवा दी हैं, तो आप इसका क्वेश्चंस भी जो कर सकते हैं वो सबको पता चल जाएगा। कोशिश कीजिएगा आपस में बातें मत कीजिएगा, और क्वेश्चन जो आपने करने हैं वो मतलब मेरे तक ही डायरेक्ट कीजिएगा, आपस में मत कीजिएगा बात। थैंक यू, नोट करिए।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक। चलें जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास ग्रुप के अंदर जो है वो पिक्चर पीस की आ गई होगी, वो भी आप इसको जो है देख लें, और इसको हम यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास किस तरह जो है वो स्टार्ट हुई हैं। आपको अभी जो है वो मिल जाती है, आपके ग्रुप के अंदर आ रही है, आपको सेंड कर दिया है, वो आगे एडमिन आपको आगे फॉरवर्ड कर देता है। सो लेट अस स्टार्ट दी। हाँ जी, सईद आपको मिल जाती है अभी, वैसे वो पिक्चर भी आपको, ये पिक्चर भी मिल जाती है, अभी फॉरवर्ड कर दी है, अभी आपको मिल जाती है। अंडरस्टैंड, लेट स्टार्ट, अंडरस्टैंड कर ले। अच्छा, लेट अस स्टार्ट द कश्मीर डिस्प्यूट, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या से चीजें स्टार्ट हुई। खैर, फर्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास, हमने डिस्कशन जहां से स्टार्ट करनी है, वाई कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इस जहां से चीजों को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट और इंडिया कॉन्टेक्स्ट जो है समझने की कोशिश करते हैं। जो लिखने वाली चीज होगी वो मैं आपको लिखवा दूंगा, पहले जरा कॉन्टेक्स्ट को समझ लीजिए, ये सारे के सारे सिनेरियो को, और उसके बाद फिर हम जो है उसको आगे जो लिखने वाली चीज होगी आपको मैं लिखवा दूंगा। इंडिया क्लेम्स कश्मीर ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट दैट महाराजा ऑफ कश्मीर, जिनका नाम हरि सिंह था, on the 26th of October 1947, Maharaja Hari Singh wrote an instrument of accession. उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लिखा था और जिसमें उन्होंने hereby एक्सीड कर दिया था कश्मीर को टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया। इंडिया यह कहता है कि जब महाराजा ने 26 ऑफ अक्टूबर 1947 को कश्मीर को एक्सीड कर दिया था टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया, इस बेसिस पर कश्मीर हमारा है। यानी कि जब महाराजा ने इसको एक्सीड कर दिया, तो महाराजा ने जब इसको एक्सीड किया तो कश्मीर उस बेसिस पर हमारा। इस आर्गुमेंट को बैक करने के लिए इंडिया जो आर्गुमेंट देता है वो ये देता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी 1947 में, तब 564 जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको दो ऑप्शंस दी गई थी, या वो इंडिया को ज्वाइन कर लें या वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, या अगर वो चाहते हैं तो कुछ अरसे के लिए वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। यानी अगर वो चाहते हैं कि इंडिया को ज्वाइन कर लें तो इंडिया को ज्वाइन कर लें, अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें। जिस तरह आप देखें कि जो आपके पास स्टेट ऑफ कलात थी उसने ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान को। अब अगर आप देखें जो ये स्टेट ऑफ बहावलपुर है, शुरू में कुछ अरसा वो जो है इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन उन्होंने बाद में पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान के साथ आ गए वापस। तो इस बेसिस के ऊपर इंडिया ये क्लेम करता है कि जब महाराजा ऑफ कश्मीर ने इंडिया के साथ एक्सीड करने का आर्गुमेंट दे दिया था, तो पाकिस्तान का जो आर्गुमेंट है कि इंडिया जो कश्मीर है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इंडिया का क्लेम जो है कश्मीर के ऊपर वो गलत है, तो वो पाकिस्तान के आर्गुमेंट को गलत कहते हैं। सो इंडियाज आर्गुमेंट that when India and Pakistan was divided in 1947, the 564 princely states were given an option either to join Pakistan, India, or remain independent. So when the Maharaja of India, Hari Singh, ceded with India, that means Kashmir automatically becomes part of India, and Pakistan's stance that Kashmir belongs to Pakistan is absolutely false and not justified. ये आर्गुमेंट इंडिया की तरफ से जो है वो क्रिएट किया जाता है। लेकिन ये जहां तक उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि महाराजा ने सीड कर दिया इंडिया को, कश्मीर को टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया, तो ये सारी की सारी बातें जो है महाराजा की और ये कश्मीर की सारी बातें यहां तक तो ठीक नजर आती। लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट where India misses something and there lies Pakistan stance जो कि absolutely justified है। आप जरा इसको गौर से सुनिए इस पॉइंट को। यहां तक इंडिया की बात ठीक है कि जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए थे तब जो ऑप्शन दी गई थी 564 प्रिंसली स्टेट्स को कि आइदर टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया, उसी ऑप्शन के अंदर ये 3 जून प्लान में फाइनल हुआ था। 3 जून प्लान के अंदर, तो 3 जून प्लान में जब ये फाइनल हो गया कि आपने पाकिस्तान के साथ जाना है तो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, इंडिया के साथ जाना है तो इंडिया के साथ चले जाएं,
तो यहां तक इंडिया की बात ठीक है, लेकिन यहां से आगे पाकिस्तान का स्टांस शुरू होता है, वो ये है कि उसी 3 जून प्लान में यह भी फैसला हुआ था कि इफ देयर इज अ डिस्प्यूट ऑफ एक्सेशन, यानी इफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन अ स्टेट आर डिफरेंट इन रिलीजन देन द रूलर ऑफ द स्टेट, अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो कि रिलीजन वाइज अगर आपके किसी स्टेट में वो डिफरेंट है फ्रॉम द रूलर ऑफ द स्टेट, then the majority of the people will decide the fate of the state, not the ruler of the state. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ज़हन के अंदर रखना कि जो 3 जून प्लान के अंदर जहां पर यह फैसला हुआ था कि 564 princely states can either join Pakistan or India can remain independent. In the same point of view, it was written that if there is a dispute of accession, that means if the majority of the people in a state are different in religion, then the ruler of the state, then the majority of the people will decide the fate of the state, not the ruler of the state. इस point of view की basis पर पाकिस्तान ये कहता है, because majority of the people in Kashmir, around 80% people in Kashmir were Muslims, that means according to that clause, that if the majority is different from the ruler, क्योंकि majority Musliman 80%, ruler Hindu, then the majority had the right to decide the fate of the state, not the ruler of the state. इसलिए जो महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया वो एब्सोल्युटली फ्लॉड था, क्योंकि महाराजा हरि सिंह के पास ये ऑप्शन ही मौजूद नहीं था कि वो इंडिया के साथ एक्सीड करे, क्योंकि वो हिंदू था। और 3 जून प्लान में ये फैसला हो गया था कि इफ द मेजॉरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द रूलर, द मेजॉरिटी विल डिसाइड द फेट ऑफ द स्टेट। और मेजॉरिटी ने डिसाइड किया था कि उसने पाकिस्तान के साथ जाना, और पाकिस्तान के साथ जाने के लिए उन्होंने 19 जुलाई 1947 को ये फैसला कर लिया था मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर ने, और खास तौर पे द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर, और उनका नाम था सरदार इब्राहिम। सरदार इब्राहिम वाज द पॉलिटिकल लीडर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक्सीड करने के लिए और जो है वो ये कह दिया था कि मैंने पाकिस्तान के साथ जाना है ऑन द 19 जुलाई 1947। और क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि इसको फाइनल जो है, फिर तो महाराजा ने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को फाइनल करना था ना, मेजॉरिटी ने डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान के साथ जाना है और महाराजा ने आगे इंडिया के साथ एक्सीड कर दिया। लेकिन जब मेजॉरिटी ने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना है, तो उनका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था, इसको अप्रूवल महाराजा ने ही देना था। तो उन्होंने महाराजा को कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, लेकिन महाराजा ने मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की बात मानने की बजाय उसने इंडिया के साथ एक्सीड कर दिया। और यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के डिस्प्यूट का। तो इसीलिए 19 जुलाई को हर साल पाकिस्तान जो है वो कश्मीर एक्सेशन डे मनाता है। हर साल पाकिस्तान कश्मीर एक्सेशन डे मनाता है ऑन दी 19 जुलाई 1947, और इंडिया जो है वो कश्मीर एक्सेशन डे मनाता है ऑन द 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। तो हर साल 26 अक्टूबर को इंडिया कश्मीर एक्सेशन डे मनाता है, क्योंकि उस दिन महाराजा ने इंडिया के साथ एक्सीड किया था। लेकिन पाकिस्तान हर साल 19 जुलाई को कश्मीर एक्सेशन डे मनाता है, बिकॉज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स, द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर, सरदार इब्राहिम, जिनकी क़यादत सरदार इब्राहिम कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक्सीड करने का ऑप्शन जो है वो यूटिलाइज किया था, और उन्होंने महाराजा को कह दिया था वी वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सारे के सारे सिनेरियो में समझने के लिए कि व्हाई पाकिस्तान एंड इंडिया क्लेम्स कश्मीर। India claims Kashmir on the basis of the point of view that Maharaja of the state of Jammu and Kashmir, Hari Singh, exceeded the state of Jammu and Kashmir to the dominion of India, जो कि 26 अक्टूबर को था। इस बेसिस के ऊपर इंडिया का पहला क्लेम जो है वो यहां पर आता है। लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान ये कहता है कि जी जनाब, ये जो 26 अक्टूबर को जो आप कह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया था, ये फ्लॉड। क्यों फ्लॉड है? क्योंकि जिस जो है वो प्लान की आप जो है वो हमें उसका ऑप्शन दे रहे हैं, हमें जो उसको बता रहे हैं कि जो 3 जून प्लान के अंदर हमने ये फैसला किया था उसके अकॉर्डिंगली कि प्रिंसली स्टेट्स कैन आइदर ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया, उसी 3 जून प्लान में ये भी फैसला हुआ था कि if the majority of the people are different from the ruler, the majority of the people will decide the fate of the state, not the ruler of the state. तो इस बेसिस के ऊपर
पाकिस्तान और इंडिया का जो क्लेम है वो डिफरेंशिएट होता है कि इंडिया कहां पर बोल रहा है और पाकिस्तान इस बेसिस पर कहां बोल रहा है। तो इंडिया का जो क्लेम है वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि जिस प्लान के मुताबिक वो हमें बताते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया था, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एब्सोल्युटली नॉट जस्टिफाइड था। तो ये पहला क्लेम है, ये पहला आर्गुमेंट है इंडिया की बेसिस पर, इंडिया का और पाकिस्तान का। इसके अलावा पाकिस्तान के जो 4 आर्गुमेंट्स हैं जो कि इंडिया के आर्गुमेंट्स को रद्द करते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। लेकिन जो पहला मेन कॉन्टेक्स्ट है जिसकी वजह से सारा डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है, वो ये पॉइंट था कि जिसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था कि इंडिया कहता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया, पाकिस्तान कहता है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जस्टिफाइड ही नहीं था। क्योंकि वो जस्टिफाइड इसलिए नहीं था क्योंकि जिस 3rd जून प्लान में आप हमें ये कहते हैं कि वहां पे ऑप्शन दे दी गई थी जो है स्टेट को ज्वाइन करने की, आइदर ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया, उसी में ये कहा गया था कि इफ द मेजॉरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द रूलर, द मेजॉरिटी विल डिसाइड द फेट ऑफ द स्टेट। इसी कॉन्टेक्स्ट को जरा समझिए, ज़हन में रखिए, और मैं आपको दूसरे पॉइंट के ऊपर लेकर चल रहा हूं। तो दूसरा पॉइंट इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाता हूं। आसमान क्वेश्चन आपका भी मैं लेता हूं, कॉन्टेक्स्ट को जरा समझिए। ये वही कॉन्टेक्स्ट है जिसकी बेसिस पर फिर पाकिस्तान जूनागढ़ के ऊपर आर्ग्यू करता है, क्योंकि जूनागढ़ और मनवादर दो ऐसी स्टेट्स थी, जूनागढ़ और मनवादर दो ऐसी स्टेट्स थी जहां पर मेजॉरिटी जो थी वो हिंदुओं की थी और रूलर वहां पर मुसलमान थे। सेम इसी तरह हैदराबाद दक्कन की मिसाल ले लें, मेजॉरिटी हिंदू, रूलर मुस्लिम, लेकिन इंडिया ने वहां पर कब्जा कर लिया जूनागढ़ के ऊपर, मनवादर के ऊपर, हैदराबाद दक्कन के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहां पर मेजॉरिटी हिंदू है एंड दे वांट टू ज्वाइन इंडिया। सो द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया इज कि हैदराबाद दक्कन में, मनवादर में और जूनागढ़ में क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू थी इसीलिए दे एक्सीडेड टू इंडिया, लेकिन कश्मीर में क्योंकि महाराजा ने साइन कर लिया तो इसलिए वो एक्सीडेड टू इंडिया। अब ये दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि मेजॉरिटी ने डिसाइड करना था कहां पर जाना है, जिसमें वो मनवादर की एग्जांपल देते हैं, जूनागढ़ की एग्जांपल देते हैं, हैदराबाद दक्कन की एग्जांपल देते हैं कि जहां पर मेजॉरिटी ने डिसाइड किया कि हमने इंडिया के साथ जाना है। लेकिन दूसरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब कश्मीर पे बात आती है तो कश्मीर के ऊपर मेजॉरिटी की बात को नहीं माना जाता बल्कि रूलर की बात को माना जाता है। यहां पर कॉन्फ्लिक्ट आता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कि अगर आप एक पॉलिसी को रखें या आप ये रखें कि जनाब आपके पास जो है जो रूलर कहेगा उसकी बात मानी जाएगी या जो मेजॉरिटी कहेगी उसकी बात मानी जाएगी। अगर मेजॉरिटी जो कहेगी उसकी बात मानी जाएगी तो कश्मीर उस बेसिस के ऊपर पाकिस्तान का क्लेम बनता है। अगर ये कहा जाए कि जनाब मेजॉरिटी की बात नहीं मानी जाएगी, रूलर की बात मानी जाएगी, तो इस बेसिस पर हैदराबाद दक्कन, जूनागढ़ और मनवादर के 3 इलाके पाकिस्तान के हिस्से के अंदर आते हैं, क्योंकि ये तीनों इलाके जो हैं इनके अंदर जो है मुस्लिम रूलर जो है मौजूद था, ना कि हिंदू रूलर मौजूद था, लेकिन मेजॉरिटी वहां पर जो है वो नॉन मुस्लिम्स और हिंदुओं की मौजूद थी। अब ये क्लेम जो है कि दो डिफरेंट क्लेम्स इंडिया के चलते हैं और इन बेसिस के ऊपर पाकिस्तान अपना क्लेम रन करता है कि आप एक कॉन्टेक्स्ट पर रहें, या आप रूलर की बात को वजन दें, और फिर अगर रूलर की बात को वजन देना है तो जूनागढ़, मनवादर और हैदराबाद दक्कन पाकिस्तान के, और अगर आपने जो है मेजॉरिटी की बात को जो है वो वजन देना है तो मेजॉरिटी की बात को आपने वजन देना है, तो उस बेसिस के ऊपर फिर कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का, क्योंकि हैदराबाद दक्कन भी इंडिया का हो जाता है क्योंकि वहां पे भी हिंदू मेजॉरिटी थी, जूनागढ़ में भी हिंदू मेजॉरिटी थी, मनवादर में भी हिंदू मेजॉरिटी थी। ये 3 कॉन्टेक्स्ट, दो कॉन्टेक्स्ट जो हैं आपको अंडरस्टैंड करने, जिस बेसिस पर इंडिया और पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा प्रॉब्लम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है कश्मीर के ऊपर वो चलता है। अब ये कॉन्टेक्स्ट जो है जिसको समझने की बड़ी ज्यादा जरूरत है, पाकिस्तान का क्लेम इसके ऊपर क्या था और इंडिया का क्लेम इसके ऊपर बेसिस के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया क्लेम के अंदर क्या प्रॉब्लम्स थी। ये वो पहला पॉइंट है जिसकी बेसिस पर हम इंडिया का आर्गुमेंट जो है उसको रद्द करते हैं। अब हम चलते हैं अगले कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, जिसमें हम ये साथ साथ ये हमारी पहली 2 हेडिंग्स इकट्ठी चल रही हैं, जिसमें हम ये भी बात करेंगे कि पहला तो हमने ये कॉन्टेक्स्ट समझा कि व्हाट वाज द डिस्प्यूट। अब दूसरे कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं इंडिया और पाकिस्तान के क्लेम्स के ऊपर, जो हमने अभी इसको डिस्कस किया, लेकिन हम आगे जो मजीद डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि व्हाई पाकिस्तान क्लेम इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड एंड इंडियाज क्लेम इज नॉट जस्टिफाइड। अब ये पहला पॉइंट तो हमारे ज़हन के अंदर आ गया। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, इसी हेडिंग में दूसरा पॉइंट, व्हाई पाकिस्तान क्लेम इज जस्टिफाइड। अब इस कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। चलो हमने मान लिया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया था, हमने यह भी मान लिया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बेसिस पर जो महाराजा ने फैसला करना था वही फैसला अटल होना था, वही फैसला जो है वो फाइनल होना था। फॉर द सेक ऑफ डिबेट हमने मान लिया, हम इंडिया से बात कर रहे हैं, कि हमने ये भी मान लिया सर कि महाराजा ने इंडिया के साथ एक्सीड कर दिया कश्मीर को। सर हमने ये भी मान लिया कि जनाब ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था
कि मेजॉरिटी विल डिसाइड द फेट ऑफ द स्टेट। हमने दोनों बातें आपकी मान ली, लेकिन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब इंडिया मिस करता है वो ये करता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का इंडिया हमें रेफरेंस देता है कि जनाब इसकी बेसिस पर कश्मीर हमारा, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनल एक्सेप्ट हुआ था, लीगली एक्सेप्ट नहीं हुआ था। इंडिया ने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कभी भी लीगली एक्सेप्ट नहीं किया था, वो उसने सिर्फ प्रोविजनली एक्सेप्ट किया था। प्रोविजनली एक्सेप्ट का मतलब क्या था कि इंडिया के बिहाफ पर किसने इसको अप्रूव किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने इसको अप्रूव किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को 27 अक्टूबर 1947 को। 26 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, 27 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन ने इसका अप्रूवल दिया, लेकिन अप्रूवल सिर्फ प्रोविजनल था। प्रोविजनल अप्रूवल का मतलब यह होता है कि अप्रूवल होगा, लेकिन अगर यह प्रोविजन पूरी होगी तो अप्रूवल होगा। लीगली तौर पे उन्होंने इसको नहीं माना था। अब वो क्या नहीं माना था, इसका रेफरेंस नोट कर लीजिए। 27 अक्टूबर 1947 को जब लॉर्ड माउंटबेटन ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को फाइनल किया, इसको अप्रूव किया, तो उन्होंने एक लेटर लिखा। लेटर किसको लिखा? इसको महाराजा हरि सिंह को। ऑन रिकॉर्ड लेटर है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, मैंने आपके नोट्स में भी ये ऐड किया हुआ, इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, वहां से भी आप इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। अब वहां से आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। सो 27 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया महाराजा हरि सिंह के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का जवाब देते हैं, राइट? वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जी क्या हुआ जी? व्हाट इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आर्गुमेंट ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने 27 अक्टूबर 1947 को जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का जवाब दिया है, उसका रिप्लाई दिया है, उसके अंदर गवर्नर जनरल ये बात करते हैं कि महाराजा हरि सिंह को कहते हैं, महाराजा, your letter has been received through VP Menon, but unfortunately I cannot legally accept your instrument of accession unless the people will decide the fate of the state. अब उसके अंदर वो लफ्ज क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि it has been our policy all along कि where there is a dispute of accession, the majority will decide the fate of the state. यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसको इंडिया कहता है कि जनाब ये हमारा जो है वो हमारी तरफ चला जाता है, कश्मीर जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बेसिस के ऊपर, तो उस बेसिस के ऊपर जिस बंदे ने उसको फाइनल करना था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने, उसने उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को कभी भी लीगली तौर पे एक्सेप्ट ही नहीं किया था। इनफैक्ट उसने सिर्फ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस दी थी कि जब तक विश ऑफ द पीपल नहीं पूछी जाती, तब तक ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मैं लीगली तौर पर कंफर्म नहीं कर सकता, मैं इसको लीगली तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मतलब आप ये अंदाजा लगा लें कि जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बेस पर इंडिया कहता है कि कश्मीर हमारा, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो कभी भी इंडिया ने अप्रूव ही नहीं किया था, वो तो कभी भी लीगली तौर पे अप्रूव ही नहीं हुआ था। और बल्कि तो उसमें यह कहा गया था कि जब तक विश ऑफ द पीपल नहीं पूछी जाती, मैं इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को लीगली तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो जो विश ऑफ द पीपल की बात है, यही तो प्लेबिसाइट है, जिसका रोना हम रोते हैं, जिसका रोना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रोता था कि प्लेबिसाइट करवाना है, वहां पर विश ऑफ द पीपल पूछनी है कि दे वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया। ये है वो प्लेबिसाइट जिसकी बेसिस के ऊपर हम हमेशा से पिछले 73 ईयर से ये कह रहे हैं कि वहां पर प्लेबिसाइट करवाया जाए। और ये है वो उसका रेफरेंस 27 अक्टूबर 1947 के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन के रिप्लाई का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक विश ऑफ द पीपल नहीं पूछी जाती, जब तक विश ऑफ द पीपल नहीं फाइनल होती, तब तक कश्मीर का स्टेटस जो है वो फाइनल नहीं हो सकता। तो ये कॉन्टेक्स्ट के आर्गुमेंट ये कि जिस बेसिस पर इंडिया ये क्लेम करता है कि कश्मीर हमारा, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसकी बेसिस पर वो कहते हैं कश्मीर हमारा, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कभी भी लीगली तौर पर एक्सेप्ट नहीं हुआ था। इनफैक्ट वो सिर्फ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस हुई थी। क्या हुई थी? सिर्फ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस हुई थी, यानी कि उसको एक प्रोविजन के जरिए एक्सेप्ट करना था कि ये प्रोविजन पूरी होगी तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो अप्रूव होगा, जिसकी बेसिस पर पाकिस्तान का क्लेम जो है वो बनता है, और इंडिया क्लेम इसके ऊपर बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है।
ये है वो दूसरा आर्गुमेंट जो हमने ये आर्गुमेंट ये समझना था कि व्हाई पाकिस्तान क्लेम्स कश्मीर एंड व्हाई पाकिस्तान जो आपके पास आइडिया है उसको समझने की जरूरत है कि हमारा जो आइडिया था कश्मीर के ऊपर वो किस तरह जो है वो जस्टिफाइड था और इंडिया का आर्गुमेंट किस तरह नॉट जस्टिफाइड है। यस, टेम्परेरी बेसिस जिसको प्रोविजनल एक्सेप्टेंस कहते हैं। इसी में पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। चलो एक और बात करने चले। ठीक है जी, इंडिया ने यह भी नहीं माना, इंडिया ये भी नहीं मानता कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन गलत था। ठीक है जी, इंडिया ये भी नहीं मानता कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कभी भी कंप्लीटली तौर पे एक्सेप्ट नहीं हुआ था। चलें, आपकी बात मान भी ली मैंने। तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि इस कॉन्टेक्स्ट को, तीसरे पॉइंट को समझने से पहले जरा एक थोड़ा सा बैकग्राउंड इस पॉइंट का जरा समझ लीजिए, या ओवरऑल सिनेरियो उसका समझ लीजिए। आपके मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या आपके मुल्क के जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जिनको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई बात करते हैं, कोई आर्गुमेंट देते हैं, कोई फॉर एग्जांपल कोई बयान देते हैं, तो उस आर्गुमेंट की एक लीगल बेसिस होती है। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आर्गुमेंट देते हैं, इस आर्गुमेंट को पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट समझा जाएगा, इमरान खान का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा जाएगा। यानी अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जनरल असेंबली की स्पीच के अंदर लास्ट ईयर ये कहा कि जो है कश्मीर का डिस्प्यूट सॉल्व करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, तो इसका यह मतलब नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, इसका मतलब पाकिस्तान ये बात कर रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर का ओपिनियन स्टेट का ओपिनियन समझा जाता है, कंट्री का ओपिनियन समझा जाता है, या प्रेसिडेंट का ओपिनियन भी स्टेट ओपिनियन समझा जाता है या कंट्री का ओपिनियन समझा जाता है। और उस ओपिनियन की बेसिस के ऊपर आप किसी स्टेट को सू भी कर सकते हैं अदालत में जाकर, और आप किसी प्राइम मिनिस्टर की बात को एज अ रेफरेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। यानी अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर को केस करना है और इंडिया के किसी पुराने प्राइम मिनिस्टर का कोई बयान पाकिस्तान रेफरेंस के तौर पे कोर्ट में भी पेश कर सकता है कि जी देखें, इनके प्राइम मिनिस्टर ने यह बात की थी, क्योंकि वो स्टेट ऑफिशियल है और स्टेट ऑफिशियल स्टेट की पॉलिसी बयान करता है, और स्टेट की पॉलिसी जो होती है वो जो होती है उसको सू भी किया जा सकता है, मतलब उसके ऊपर आर्गुमेंट होता है, उसको आप रेफरेंस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो कि जी पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी ये है, इंडिया की स्टेट पॉलिसी ये। अब ये बैकग्राउंड समझने के बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूं तीसरे पॉइंट के ऊपर। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने नॉट ऑन 1, नॉट ऑन 2, बट ऑन 5 डिफरेंट ग्राउंड्स, बट ऑन 5 डिफरेंट ओकेजन्स इस बात को एक्सेप्ट किया है कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर विल बी डिसाइडेड बाय द पीपल। यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू नॉट ऑन 1, नॉट ऑन 2, बट ऑन 5 डिफरेंट ओकेजन्स इस बात को ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी एंड इट विल बी रिजॉल्व्ड बाय द विश ऑफ द पीपल। राइट, अब इसका रेफरेंस जो है वो आपके नोट्स पे भी मैंने शामिल किया है, लेकिन इसका जरा वर्ड्स चेक कीजिए जो जवाहरलाल नेहरू ने इस्तेमाल किए। मैं 2 स्पीचेस जो हैं जवाहरलाल नेहरू की वो आपके सामने आपको बताता हूं कि 2 स्पीचेस उन्होंने कौन सी जो है वो उसका रेफरेंस जो है हमने जो है अपने पेपर में भी लिख सकते हैं। एक स्पीच जो है जवाहरलाल नेहरू की वो 2 नवंबर 1947 की है, 2 नवंबर 1947 की। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं it has been our policy all along that where there is a dispute of accession to either dominion, the decision will be made by the people of the state. ये 2 नवंबर 1947 की ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नेहरू की स्पीच है कि जिसके अंदर उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि it has been our policy all along that where there is a dispute of accession to either dominion, the decision will be made by the people of the state। यानी कि वो जो खुद मान चुके हैं कि पीपल ऑफ द स्टेट जो है वो डिसाइड करेंगे, आपकी जो पॉलिसी जो है वो डिसाइड करेंगे अगर वहां पे डिस्प्यूट हुआ। यानी कि अगर मेजॉरिटी डिफरेंट हुई फ्रॉम द रूलर, द मेजॉरिटी विल डिसाइड द फेट ऑफ द स्टेट। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ये जो है आर्गुमेंट जो है नॉट ऑन 1, नॉट ऑन 2, बट ऑन 5 डिफरेंट ग्राउंड्स जो है ये दे चुके हुए हैं, जिसका रेफरेंस जो है हम जो है वो अपनी स्पीच के अंदर अपनी स्पीच में दे चुके हुए हैं, और आप अपने जो है वो
उसके अंदर भी आप इसको कोट कर सकते हैं, अपने पेपर के अंदर भी आप इसको जो है रेफरेंस के तौर पे जो है आप इसको इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और स्पीच जो है वो प्राइम मिनिस्टर नेहरू की, उसका भी रेफरेंस जो है वो मैं आपको देता हूं कि जिसके अंदर और एक और स्पीच के अंदर भी वो हमें कहते हैं ऑन द जो ऑल इंडिया रेडियो की एक और स्पीच है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नेहरू जो आर्ग्यू करते हैं, लफ्ज चेक कीजिएगा जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने इस्तेमाल किए हैं। वो कहते हैं, लफ्ज चेक करें वो क्या कहते हैं, वी हैव डिक्लेयर्ड दैट द फेट ऑफ कश्मीर अल्टीमेटली हैज टू बी डिसाइडेड बाय द पीपल। ये आपके पास 2 नवंबर 1947। चेक कीजिएगा कि आप वर्ड्स चेक कीजिए जवाहरलाल नेहरू के जो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, वो आपको वहां से भी मिल जाएगा, लेकिन वर्ड्स पे गौर कीजिए। वी हैव डिक्लेयर्ड दैट द फेट ऑफ कश्मीर अल्टीमेटली हैज टू बी डिसाइडेड बाय द पीपल। दैट प्लेज, वर्ड चेक कीजिए वो क्या कहते हैं, दैट प्लेज वी हैव गिवन एंड द महाराजा हैज सपोर्टेड इट not only to the people of Kashmir but to the world. We will not and cannot back out of it. We cannot back out of the idea that the wish of the people will decide the fate of the state. ये मैं नहीं कह रहा, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि wish of the people will decide the fate of the state. And this is the pledge that I am giving, that the wish of the people will decide the fate of the state. ये किसके अल्फाज हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अल्फाज कि आप पहले कहा करते थे, इंडिया की बात कर रहे हैं, आप पहले कहा करते थे कि विश ऑफ द पीपल विल डिसाइड द फेट ऑफ द स्टेट, और आज आप इसको अपना इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया कहते हैं। आप कहते हैं हमारा अटूट अंग है, ये हमारा इंटरनल मैटर है और पाकिस्तान हमारे इंटरनल मैटर के अंदर इंटरवीन करता है। तो सर आपके प्राइम मिनिस्टर ने 5 ग्राउंड्स के ऊपर 5 ओकेजन्स पर आर्ग्यूमेंट माना था कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी एंड इट विल बी डिसाइडेड बाय द विश ऑफ द पीपल, और जिसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज द प्लेज दैट आई एम गिविंग, that the wish of the people will decide the fate of the state, and this is the pledge that I will not back out of it. मैं कभी भी बैक आउट नहीं करूंगा इस सारे के सारे सिनेरियोज। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है कि जिसकी बेसिस पर एक तरफ तो आप कहते हो कि जनाब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया, वो भी गलत। आप कहते हो जी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन फाइनल हो गया, वो भी आपने प्रूव नहीं फाइनल किया था। अच्छा आप कहते हो जी हमारा इंटरनल मैटर है, सर आपके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं आपका इंटरनल मैटर नहीं है, विश ऑफ द पीपल डिसाइड करेंगे। ये सारे का सारा कॉन्टेक्स्ट जो है, राइट, ये सारे का सारा कॉन्टेक्स्ट जो है ये अल्टीमेटली विश ऑफ द पीपल ने जो है मैं आपको बता रहा हूं ना कि एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 5 ओकेजन्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने इसके ऊपर ये आर्गुमेंट दिया है कि विश ऑफ द पीपल विल डिसाइड द फेट ऑफ द स्टेट, नॉट द रूलर ऑफ द स्टेट। ये सारे का सारा कॉन्टेक्स्ट जो है जिसकी बेसिस पर हम अपना रेफरेंस कोट करते हैं, पाकिस्तान अपना मुकदमा चलाता है, आप अपना रेफरेंस बनाते हो कि भाईजान ये आर्गुमेंट है जिसकी बेसिस पर हम कश्मीर को मानते हैं। हमारे पास मेजॉरिटी लोग समझते हैं कि हम कश्मीर को इसलिए मानते हैं क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी थी, और भाई मुस्लिम मेजॉरिटी थी तो मुस्लिम मेजॉरिटी होने की वजह से और भी बहुत सी स्टेट्स हैं जहां मुस्लिम मेजॉरिटी थी, हम उनको क्यों नहीं मानते? तो बेसिस ये है हमारे पास कि ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी होने की जो बेसिस है वो ये है हमारे पास कि जब हमने ये फाइनल कर लिया था कि विश ऑफ द पीपल विल डिसाइड द फेट ऑफ द स्टेट, हमने ये फाइनल कर लिया था कि अगर डिस्प्यूट हो गया एक्सेशन का, यानी लोग डिफरेंट हुए फ्रॉम द रूलर, द पीपल विल डिसाइड द फेट ऑफ द स्टेट। इंडिया कहता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया, सर वो तो आपने कभी भी लीगली एक्सेप्ट ही नहीं किया था, वो तो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस हुई थी जिसका रेफरेंस 27 अक्टूबर 1947 की गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन का वो रिप्लाई है जो उसने 26 अक्टूबर के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के रिप्लाई में दिया था कि भाईजान जब तक ये डिसाइड नहीं होगा हम इसको लीगली तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप कहते हो ये इंटरनल मैटर है, आपके प्राइम मिनिस्टर 5 ओकेजन्स पर कह चुके हैं कि ये जो विश ऑफ द पीपल है वो डिसाइड करेगी फेट ऑफ द स्टेट। ये बहुत से ऐसे कॉन्टेक्स्ट हैं जिनकी बेसिस के ऊपर इंडिया का आर्गुमेंट जो है उसको हम गलत साबित कर सकते हैं, उसको हम फ्लॉड जो है वो साबित कर सकते हैं। अब आते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर, यानी कि एक और आर्गुमेंट कि जिसके अंदर हम ये साबित करेंगे कि इंडिया का आर्गुमेंट गलत है और पाकिस्तान का आर्गुमेंट ठीक है। फोर्थ रेफरेंस, फोर्थ आर्गुमेंट that will justify that India's argument on Kashmir is absolutely flawed and Pakistan's argument on Kashmir is absolutely justified. Point number 4 पे चलते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस है आर्टिकल 2 पैराग्राफ 7 ऑफ यूएन चार्टर। एक चीज आपने याद रखनी, हमने जो भी हम बात कर रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम अपनी आर्गुमेंट्स दे रहे हैं,
उस आर्गुमेंट्स का ना रेफरेंस है होना चाहिए हमारे पास। हमने कोई ऐसी बात अपनी तरफ से नहीं करनी कि ये आर्गुमेंट इस तरह है। जिस तरह हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन की बात करते हैं, हमारे पास 27 अक्टूबर का रिप्लाई पड़ा हुआ। हम बात करते हैं कि जनाब इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन कर दिया, तो भाईजान आप डिसाइड कर ले 3 जून प्लान में जब ये फैसला हुआ था कि मेजॉरिटी विल डिसाइड द फेट ऑफ द स्टेट, ठीक हो गया। हमने कहा कि जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये आर्गुमेंट देते हैं, हमने उनकी रेफरेंस की स्पीच का रेफरेंस दे देंगे। अब चौथा पॉइंट हम लेकर आ रहे हैं कि इंडिया जो कहता है कि इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया है कश्मीर, जो इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया है वो कैसे गलत है, इसको अब जस्टिफाई करते हैं एक और कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एक और आर्गुमेंट के जरिए। अच्छा, अब कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। रेफरेंस है आर्टिकल 2 पैराग्राफ 7 ऑफ द यूएन चार्टर। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 2 पैराग्राफ 7 ऑफ द यूएन चार्टर, ये रेफरेंस नोट कर लीजिए और समझ लीजिए इसको, ये क्या है। आर्टिकल 2 पैराग्राफ 7 ऑफ द यूएन चार्टर ये कहता है दैट यूनाइटेड नेशंस कैन नॉट इंटरवीन इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ एनी स्टेट। यूनाइटेड नेशंस कैन नॉट इंटरवीन इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ एनी स्टेट, यानी यूनाइटेड नेशंस किसी भी स्टेट के इंटरनल अफेयर्स के अंदर या डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरवीन नहीं कर सकता। यानी पाकिस्तान की देखें इकोनॉमी जो है, अगर हमारी इकोनॉमी खराब है या हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं हो रही तो यूनाइटेड नेशंस का मसला नहीं है, ये हमारा इंटरनल मैटर। तो यूनाइटेड नेशंस जब भी किसी मसले में इंटरवीन करेगा तो वो मसला हमेशा इंटरनेशनल होगा, या कम से कम वो मसला होगा जिसमें 2 स्टेट्स इंवॉल्व होंगी। यानी कि यूनाइटेड नेशंस कैन नॉट इंटरवीन इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ एनी स्टेट। दिस इज रिटन इन आर्टिकल 2 पैराग्राफ 7 ऑफ द यूएन चार्टर। ये रेफरेंस समझने के बाद अब आगे चलिए, इस कॉन्टेक्स्ट को समझिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर पर 11 रेजोल्यूशंस दी हैं। There are 11 Security Council resolutions that are given by the Security Council on Kashmir. 11 Security Council resolutions on Kashmir, right? अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, गौर से सुनिए मेरी बात को, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कश्मीर पर 11 रेजोल्यूशंस दे रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस कश्मीर को इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया नहीं मानता। क्योंकि अगर वो इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया मानता होता कश्मीर को, वो तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 पैराग्राफ 7 ऑफ द यूएन चार्टर वो तो इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया में इंटरवीन कर ही नहीं सकते थे। भाई अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 11 रेजोल्यूशंस दी हैं कश्मीर के डिस्प्यूट पर, तो इसका मतलब यह है ना कि यूनाइटेड नेशंस कश्मीर को इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया नहीं मानता। अगर वो इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया मानता होता वो तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 पैराग्राफ 7 अपने ही यूएन चार्टर के अकॉर्डिंगली किसी स्टेट के इंटरनल मैटर में इंटरवीन कर ही नहीं सकते थे। तो पाकिस्तान का जो इंटरनल मैटर है इकोनॉमी का, तो यूएन क्यों नहीं इंटरवीन करता उसके अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए? क्योंकि भाई ये यूएन का प्रॉपर्टी भी नहीं है। हां, अगर पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब होने की वजह से इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू हो जाए तो ये यूएन का मसला हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 स्टेट्स इंवॉल्व हो जाएंगे। तो अगर यूनाइटेड नेशंस किसी स्टेट में किसी जगह में इंटरवीन कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो इसको इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया नहीं मानता, बल्कि इसको डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट्स मानता है। इसीलिए उसने इंटरवीन करके 11 रेजोल्यूशन दी हैं कश्मीर के ऊपर। इस बेसिस के ऊपर इंडिया का ये आर्गुमेंट भी रिजेक्ट हो जाता है कि कश्मीर इज इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। भाई इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया नहीं है। इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया इसलिए नहीं है क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है 5 ग्राउंड्स पर कि जब तक ये डिसाइड नहीं होगा विश ऑफ द पीपल से, तब तक हम कश्मीर के मसले को कश्मीर का मसला चलता रहेगा। ये इंटरनल मैटर इसलिए नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल ने 11 रेजोल्यूशंस दी हैं कश्मीर के ऊपर, और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 पैराग्राफ 7 वो इंटरनल मैटर ऑफ स्टेट में इंटरवीन करते ही नहीं है। तो अगर उन्होंने 11 रेजोल्यूशंस दी हैं तो इसका मतलब यह है कि वो इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया नहीं मानते, वो डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट्स मानते हैं। इसीलिए उन्होंने 11 रेजोल्यूशंस इसके ऊपर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है जिनको समझने के लिए हमने हर आर्गुमेंट को लॉजिकली रद्द करना है, हमने रेफरेंस के साथ उनके आर्गुमेंट को रिबट करना है, हमने एक कॉन्टेक्स्ट के साथ, ये इमोशनल बातें नहीं करनी उसके अंदर कि मुसलमान है जी, वहां पर मुसलमान है, लेकिन मुसलमान होना ये सेपरेट आर्गुमेंट है। लेकिन उनके आर्गुमेंट्स को कि इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया कैसे है, हमने इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट कैसे करना है, इस तरह रिजेक्ट करना है रेफरेंसेस के तौर पे, हमने लॉजिक के साथ उनको रिजेक्ट कर रहा है। और सीएसएस के पेपर में जब आप रेफरेंस के साथ, लॉजिक के साथ किसी आर्गुमेंट को रिजेक्ट करते हो, उसका ज्यादा बेनिफिट होता है रादर देन कि इमोशनल बातें उसमें करो कि नहीं जी इंटरनल मैटर नहीं है, मुसलमानों पे मुजालिम ढा रहे हैं, भाई कत्ल उगारत कर रहे हैं, वो चल रहा है, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन उसका रेफरेंस देना बड़ा जरूरी है कि कैसे ये इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया नहीं है और इंडिया का आर्गुमेंट झूठ कैसे है। अब आते हैं 5वें पॉइंट के ऊपर। चलो जी,
आप कहते हो कि हमारा इंटरनल मैटर है, ठीक हो गया जी, मान लिया। हमने ये भी मान लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी आपका सब कुछ मान लिया था, ठीक हो गया। हमने ये भी मान लिया सर कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने किसी जगह ये नहीं कहा था कि विश ऑफ द पीपल विल डिसाइड द फेट ऑफ द स्टेट। सर हमने ये भी मान लिया कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो इंटरनल मैटर ऑफ स्टेट के अंदर भी इंटरवीन कर सकती है। हमने सारी बातें मान ली आपकी। अब आते हैं 5वें पॉइंट के ऊपर जो ये रद्द कर देगा कि आपका आर्गुमेंट कि आप इसको इंटरनल मैटर कहते हो। आप कहते हो ना इंटरनल मैटर, पहले इंडिया इसको इंटरनल मैटर नहीं कहता था। उसका आर्गुमेंट, उसको रद्द करने के लिए, उसको रिबट करने के लिए क्या है आर्गुमेंट हमारे पास? 5वां, अगर आप यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर जाएं तो यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर जाकर ना आपको चीज समझ लगती है। उसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं, गौर से सुनिए। पॉइंट नंबर 5, जब आप अपना कोई मैटर, आप अपना कोई डिस्प्यूट या आप अपना कोई मसला किसी भी अदालत में लेकर जाते हैं, किसी भी कोर्ट में लेकर जाते हैं या किसी फोरम पर लेकर जाते हैं, किसी डिस्प्यूट रिजॉल्विंग फोरम पर लेकर जाते हैं, जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल है, जिस तरह हमारे पास यूनाइटेड नेशंस है, जिस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कोई भी है, तो उस मसले को, उस प्रॉब्लम को क्या फ्रेम करना है, उसकी फ्रेमिंग क्या करनी है प्रॉब्लम की, वो प्रोगेटिव किसका होता है? वो प्रोगेटिव होता है उस स्टेट का या उस शख्स का जो मसले को लेकर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना कोई केस अदालत में लेकर गए, पाकिस्तान की अदालत में। अब वो अदालत में जाके क्या फ्रेम होगा, उसकी फ्रेमिंग क्या है, वो आपने करनी है ना। आपने जाके बताना है कि सर मेरा ये मसला है। यानी कि आप जो मर्जी फ्रेम कर दो उसको, आप जो मर्जी मसला बता दो अपना, तो उसकी फ्रेमिंग के ऊपर आपके मसले का डिसीजन आता है। क्योंकि जो आप फ्रेम करते हो वो असल में आपका हेडलाइन बन जाता है, वो आपका टॉपिक बन जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप प्रेसी करते हो, राइट? आप इंग्लिश में प्रेसी करते हो, तो प्रेसी का जो हेडिंग डालनी है वो आपका प्रोग्रेटिव है, जो मर्जी हेडिंग डाल दो, ठीक है। अगर आपकी वो हेडिंग जो है वो जो मर्जी हो जाए, कोई फॉर एग्जांपल ये नहीं कह सकता अच्छा भाई आपने ये हेडिंग क्यों डाली, भाई मेरी मर्जी, मैंने हेडिंग डाली इसकी, क्योंकि मेरा अपना पेपर है, मैं इसकी जो मर्जी हेडिंग डालूं। अब इस रेफरेंस को नोट करते हुए अब आइए जरा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, हमें ये तो पता है कि इट वाज इंडिया विच टुक द मैटर ऑफ कश्मीर टू द सिक्योरिटी काउंसिल। ये सबको पता है, आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान कश्मीर के मसले को सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं लेकर गया था, इंडिया कश्मीर के मसले को सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर गया था। और इंडिया कश्मीर के मसले को सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर गया तो इंडिया ने वहां जाकर कश्मीर के मसले को इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन के नाम से रजिस्टर करवाया। इंडिया रजिस्टर्ड द कश्मीर डिस्प्यूट एज इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन, राइट? आज भी सिक्योरिटी काउंसिल की वेबसाइट पर चले जाएं, कश्मीर डिस्प्यूट को आप खोलें तो आपको इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन ही नजर आएगा, क्योंकि उसने ये रजिस्टर्ड ही इस नाम से, इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन के नाम से। अच्छा, अब कॉन्टेक्स्ट को समझिए। सर वी टॉकिंग टू इंडिया, सर अगर ये इंटरनल मैटर है आपका तो आप फिर इसको इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन का नाम क्यों दे रहे हो? अगर जब आप इसको इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन का नाम दे रहे हो तो क्या इसका यह मतलब नहीं है आप इसको इंटरनल मैटर नहीं बल्कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट्स मानते हो? क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट्स है, इसीलिए इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन है ना, रादर देन पाकिस्तान वायलेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी क्यों नहीं है, पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट इन इंडियन टेरिटरी क्यों नहीं है, पाकिस्तान वायलेशन ऑफ इंडियन लॉज क्यों नहीं है, पाकिस्तान वायलेशन ऑफ जो है इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया क्यों नहीं है, पाकिस्तान इलीगल इंटरवेंशन इन इंडिया क्यों नहीं है? अगर हम ड्रोन टैक्स के मसले को सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाएंगे और ड्रोन टैक्स के मसले को हम क्या डिफाइन करेंगे? यूएस इंटरवेंशन इन पाकिस्तान, यूएस वायलेशन ऑफ पाकिस्तानी लॉज, यूएस इंटरवेंशन इन पाकिस्तान टेरिटरी, यूएस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज। तो अगर हम उसको यूएस पाकिस्तान क्वेश्चन का नाम दे दें तो इसका क्या मतलब है कि हम कहीं ना कहीं यूएस के आर्गुमेंट को जस्टिफाइड नहीं मानते, क्योंकि हमने कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट्स मान लिया। तो जब आप इसको इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन का नाम देते हो तो क्या आप इनहेरेंटली कंसीड नहीं करते कि इट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स, नॉट एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया? अगर आप इसको इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन का नाम देते हो तो आप इसको कंसीड करते हो कि ये डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स है, क्योंकि आप इसको इंडिया पाकिस्तान का नाम इसके अंदर लेकर आ रहे हो, इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन, रादर देन पाकिस्तान वायलेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी, पाकिस्तान इंटरवेंशन इन इंडियन टेरिटरी, पाकिस्तान वायलेशन ऑफ इंडियन लॉज। कुछ भी नाम हो सकता था, राइट? या सिर्फ कश्मीर डिस्प्यूट हो जाता या कश्मीर क्वेश्चन हो जाता, कुछ भी हो जाता। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन, दैट मींस यू इनहेरेंटली कंसीड टू द फैक्ट दैट इट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स, नॉट एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। ये वो हमारे पास हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं
हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास ये आर्गुमेंट्स हैं जिनकी बेसिस पर हम इंडिया के आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया जो भी आर्गुमेंट दे रहा है वो बिल्कुल फ्लॉड है, वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। ये तो कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूं रेफरेंस के तौर पे पास्ट के। अभी तो करंट लॉज में, करंट सिनेरियो में तो आया ही नहीं। मैं अभी करंट सिनेरियोज में आपको लेकर आऊंगा तो आपको पॉइंट नंबर 6 बताऊंगा मैं कि व्हाई इंडियाज रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 या 35A इज इलीगल, इलॉजिकल, या व्हाई इंडिया कैन नॉट रिवोक आर्टिकल 370। इंडिया ने जो रिवोक किया वो क्यों नहीं कर सकता इंडिया, तो उस बेसिस के ऊपर हम उसको रिजेक्ट करेंगे। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने इंडिया के आर्गुमेंट को रिजेक्ट करना था या पाकिस्तान के आर्गुमेंट को समझना था कि व्हाई पाकिस्तान क्लेम्स कश्मीर, व्हाट इज द आइडिया ऑफ पाकिस्तान ऑन कश्मीर एंड व्हाई इंडियाज आइडिया ऑन कश्मीर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्लियर हुआ जी? समझ लगी? एनी क्वेश्चंस जी? क्लियर हो गया जी? ये कॉन्टेक्स्ट समझने की बड़ी जरूरत होती है। रेफरेंस होने चाहिए आपके पास आर्गुमेंट होना चाहिए, आपके पास आर्गुमेंट को रिजेक्ट करने के लिए काउंटर आर्गुमेंट होना चाहिए, रादर देन कि आप इमोशनल बातें करो। वहां पर इमोशनल बातें नहीं चलेंगी पेपर के अंदर, सीएसएस में हमने रेफरेंस देना है। और इसलिए हमने हर एक रेफरेंस के साथ हमने एक आर्गुमेंट के साथ एक रेफरेंस देकर हम उसको क्लियर करेंगे, इस अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट हमारे पास किस तरह वो क्लियर होता है। ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट था जी सबसे पहले ये डिस्कस करने के लिए कि व्हाई इंडिया इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, सॉरी कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, एंड व्हाई इंडियाज क्लेम ऑन कश्मीर इज रॉन्ग, व्हाई पाकिस्तान's क्लेम ऑन कश्मीर इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। और हमारा आर्गुमेंट जस्टिफाइड था, हमारा आर्गुमेंट आज भी जस्टिफाइड है। अब इस कॉन्टेक्स्ट के लिए थोड़ी सी बात मैं आपको अगले पॉइंट पर लेकर जाने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए। पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले, स्पेसिफिकली ऑन द 5th of August 2020 को, पाकिस्तान ने अपना एक नया पॉलिटिकल मैप पाकिस्तान ने बनाया है। अगर आप लोगों को याद हो, आपने सोशल मीडिया पे भी पढ़ा होगा, वैसे भी न्यूज में देखा होगा, पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान आया है जी। नया पाकिस्तान ने मैप अपना निकाला है, पाकिस्तान ने देखा है, और उसके अंदर हमने बड़े लोग पाकिस्तान के अंदर में जी 5th August को हमने नया मैप जो इशू किया। अब इस कॉन्टेक्स्ट को जरा समझ लीजिए। पाकिस्तान के अंदर ना बहुत से लोग ऐसे हैं, हम अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्ट्री इस किस्म की रही है कि हमारे मुल्क में मीर जाफर और मीर सादिक हमेशा से पैदा होते रहे। हमारे मुल्क वो बाहर के दुश्मनों से ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना, हमारे मुल्क के जो अंदर दुश्मन बैठे हुए हैं उनसे प्रॉब्लम है। बड़े लोगों ने एतराज किया जी कि हमारा ये पॉलिटिकल मैप बड़ा खराब है जी, हमने कश्मीर को इंडिया के हवाले कर दिया जी, कश्मीर का कॉन्टेक्स्ट हमने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं किया, पता नहीं अजीब अजीब बातें उसके अंदर सुनने को मिल रही थी। अगर आप दो कॉन्टेक्स्ट समझिए, उस कॉन्टेक्स्ट मैं आपको सीएसएस के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूं, इमोशनल बातें बाद की करने वाली हैं, मैं सीएसएस के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूं आपको। दो बातें समझने की जरूरत है। पाकिस्तान के उस मैप के अंदर एक तो कश्मीर का जो पूरा हिस्सा है, पूरा हिस्सा कश्मीर का, उसके ऊपर बकायदा तौर पे ना उसने पाकिस्तान ने उसको अपना हिस्सा बनाया है। अगर आप वो मैप को खोलकर देखें तो उस मैप में जहां कश्मीर है, कश्मीर के नीचे लिखा हुआ है कि द फाइनल डिसीजन ऑफ दिस टेरिटरी विल बी जो है डन आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। द फाइनल डिसीजन ऑफ दिस टेरिटरी will be done after the implementation of the UN Security Council resolutions। हमने कोई इंटरनेशनल लॉ वायलेट नहीं किया सर, हमने तो बकायदा तौर पे उसमें ये मेंशन किया है कि the final decision will be done after the implementation of the UN Security Council resolutions। तो हमारा आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है कि हमने UN Security Council resolutions को इंप्लीमेंट करवाने की बात की है कश्मीर में। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान ने पॉलिटिकल एक जो चाल चली पाकिस्तान ने, वो बड़ी मजे की चाल है, मुझे बड़ी पसंद आई वो। खासतौर पर अगर हम सीएसएस कॉन्टेक्स्ट में इसको हम देखें तो इसलिए बड़ी अच्छी थी कि पाकिस्तान ने उस मैप में जूनागढ़ और मनवादर के जो दो इलाके हैं उसको पाकिस्तान का हिस्सा शो किया पाकिस्तान ने। अब बड़े लोगों ने कहा जी ये क्या बात हुई जी, जूनागढ़ उनका इलाका है, पाकिस्तान ने अपने मैप में शामिल कर लिया, हमने कब कहा कि जूनागढ़ हमारा इलाका है। अब गौर से सुनिए इस बात को कि हमने जूनागढ़ और मनवादर के इलाकों को पाकिस्तान के मैप में शो किया हुआ है उस नए मैप के अंदर, कि हमने ये कहा है कि जूनागढ़ भी पाकिस्तान का है, मनवादर भी पाकिस्तान का। बड़े लोगों ने इस पर एतराज किया। अब इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल चाल बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने ये पॉलिटिकल चाल जान के चली। कैसे? कि अगर इंडिया ये कहता है कि जनाब मेजॉरिटी विल डिसाइड द फेट ऑफ द स्टेट, मेजॉरिटी विल डिसाइड द फेट ऑफ द स्टेट, तो इसलिए जूनागढ़ और मनवादर इंडिया का, ठीक है, उस बेसिस पर कश्मीर हमारा, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया कहता है कि नहीं जी,
मेजॉरिटी विल नॉट डिसाइड द फेट ऑफ द स्टेट। अगर महाराजा ने कह दिया है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान में किसी के साथ जाना है तो महाराजा का फैसला फाइनल, तो फिर कश्मीर उनका, जूनागढ़ और मनवादर हमारा। क्योंकि जूनागढ़ और मनवादर के जो रूलर थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक्सीड करने की बात कर दी थी, लेकिन क्योंकि वहां पर मेजॉरिटी हिंदुओं की थी इसलिए इंडिया ने वहां पर अटैक करके उसको कब्जा कर लिया अपने पास। लेकिन इंडिया का यह आर्गुमेंट कश्मीर पे उल्टा है। कश्मीर में मेजॉरिटी जो है वो मुसलमानों की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, क्योंकि महाराजा ने साइन कर दिया इसलिए कश्मीर हमारा। तो ये पॉलिटिकल चाल है पाकिस्तान की कि जिसके अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स पर ये आर्गुमेंट दे सकता है कि अच्छा जी ये मैप है जी हमारा, ठीक है, दो मसले हैं जी, एक कश्मीर का, एक जूनागढ़ और मनवादर का। अच्छा जी क्या मसला है जी, फाइनल से किसकी है? फाइनल से लोगों की है, लोगों की फाइनल से कश्मीर हमारा। नहीं नहीं, फाइनल से जनाब रूलर की है, चलो जी मनवादर और जो है वो भी हमारा, जूनागढ़ भी हमारा। तो जो सवाल है हैदराबाद दक्कन, हैदराबाद दक्कन का मसला सिर्फ ये है कि जूनागढ़ और जो मनवादर के इलाके हैं ये सारे के सारे पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ हैं। हैदराबाद दक्कन जो है वो बॉर्डर से बहुत दूर है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो जूनागढ़ और मनवादर तो यहां पर मौजूद थे ना, यहां पर, तो हमने पाकिस्तान के बॉर्डर को ऐसे की बजाय ऐसे शो कर दिया अब, ठीक है। लेकिन जो वो है आपके पास हैदराबाद दक्कन, तो हैदराबाद दक्कन यहां पर मौजूद है और सिर्फ इतना सा इलाका है, छोटा सा। तो हमने बाकी बाउंड्री हम कवर नहीं ना कर सकते, वो इतना सा इलाका उसको हम कवर नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर, इसलिए हमने उसको जो है वो ऐड नहीं किया इसके अंदर। हाँ अगर हम कर देते, इसको ऐड कर देते, तो ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा जो है वो आ जाता, एक हमारे पास पॉलिटिकल मूव एक और बड़ी अच्छी हो जाती कि हमने जी हैदराबाद दक्कन को भी ऐड कर, लेकिन खैर छोड़ें, अगर उसको ऐड हमने नहीं भी किया तो जो मनवादर और जूनागढ़ को हमने ऐड कर दिया, तो ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट चीज है। इसको समझने का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि पाकिस्तान ने क्यों किया है इसको ऐड, वो इसीलिए किया है क्योंकि मनवादर और जूनागढ़ के जो आपके पास रूलर्स थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक्सीड करने की बात की थी और इंडिया ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेजॉरिटी विल डिसाइड द फेट ऑफ द स्टेट। तो मेजॉरिटी वहां पे हिंदू है इसलिए अब ये इंडिया का हिस्सा, लेकिन ये इंप्लीमेंटेशन कश्मीर के अंदर नहीं की इंडिया ने। ये इंडिया की डुअल पॉलिसी है जिसको पाकिस्तान ने काउंटर किया है सारे के सारे प्रॉब्लम जी। कहने से क्या होता है, देखिए प्रॉब्लम ये होती है, अंडरस्टैंडिंग करने की ये होती है दूसरा, कुछ चीजें होती हैं वो पॉलिटिकल मूव्स होते हैं, और पॉलिटिकल मूव्स जो होते हैं वो आपने फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ कभी कभार अगले को दिखाने के लिए होते हैं, अगले बंदे को, कि हम इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है, हमारे हर जगह पर आपका मुकाबला करेंगे। कहने से ये इंपॉर्टेंट चीजें ये होती हैं कि अब अगर आप जो उसकी बात कर लेते हो, एटॉमिक वेपन्स की बात कर रहे हो, तो एटॉमिक वेपन्स जो होते हैं वो हमेशा सिर्फ डिटरेंस के लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ अगले को डर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उनका इस्तेमाल मुमकिन नहीं है, उनका इस्तेमाल इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि उसकी जो आपके पास फिर उसका जो नुकसान होगा, उस नुकसान की जिम्मेदार भी फिर आप ही होंगे, क्योंकि फिर जो आपके पास एटॉमिक वेपन्स चलेंगे उन वेपन से सिर्फ इंडिया का नुकसान नहीं होगा, उन वेपन से आपका अपना नुकसान भी होगा, क्योंकि वो जो आपके पास जब वो फैलेगा न्यूक्लियर वेपन, तो वो फिर आपके बॉर्डर को भी क्रॉस कर जाएगा, वो पूरी दुनिया को तबाह करेगा और पूरी दुनिया फिर आपको जो है इस्तेमाल करने से रोकेगी, पूरी दुनिया आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तो कुछ पॉलिटिकल मूव्स होती हैं, फॉर एग्जांपल अब इंडिया पिछले साल से क्या पॉलिटिकल मूव कर रहा है, इंडिया पिछले साल से पॉलिटिकल मूव ये कर रहा है कि जब वो अपनी नेशनल टीवी के ऊपर इंडिया का मौसम बताते हैं, वेदर सिचुएशन बताते हैं, तो वो गिलगित बल्तिस्तान की वेदर सिचुएशन भी बताते हैं, साथ आजाद कश्मीर की वेदर सिचुएशन भी बताते हैं। साथ वेदर सिचुएशन क्यों बताते हैं कि जी हमारा इलाका पाकिस्तान ने सिर्फ कब्जा किया हुआ है। अच्छा लोग फिर कहने से क्या होता है, वो कहने से बड़ा कुछ होता है, एटलीस्ट आप किसी को कहते हो, अपना हक कहना भी बड़ी बात होती है कि ये मेरा हक है, इसको फ्लैग पोस्टिंग कहते हैं कि ये फ्लैग पोस्ट है मेरा, कि ये मेरा हक है, ये मेरी जगह है, वो कहने बड़ी जरूरत होती है चीजें। तो जब आपने किसी के डुअल पॉलिसीज को समझाना होता है, किसी की डुअल पॉलिसीज को दुनिया के सामने रखना होता है, तो इस तरह के पॉलिटिकल मूव्स चलते हो, आप पॉलिटिकल चालें चलते हो इस तरह की। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया का कॉन्टेक्स्ट देख लो, इंडिया में जब भी इलेक्शंस आते हैं तो पाकिस्तान इंडिया के हालात खराब हो जाते हैं। क्यों खराब होते हैं? वो जानबूझ के खराब किए जाते हैं क्योंकि एंटी पाकिस्तान वोट पड़ता है बीजेपी को। आप किसी भी बीजेपी की लीडर की स्पीच उठाकर देख लो, किसी भी लीडर की, अमित शाह की, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अजीत डोभाल की, किसी की स्पीच उठाकर देख लो, आपको उसके अंदर ये चार लफ्ज सुनाई देंगे पूरी की पूरी तकरीर में, पाकिस्तान, आतंकवाद, भारत माता, देश। ये चार लफ्ज हैं जिनके इर्द गिर्द उनका पूरे का पूरा पॉलिटिकल जो नैरेटिव है मूव करता है। पाकिस्तान, आतंकवाद, भारत माता, देश, ये चार चीजें जिनके इर्द गिर्द सब कुछ मूव करता है।
उनकी सारी की सारी मूवमेंट इसी चीज के इर्द गिर्द चलती। हमारे हालात उनके हालात ठीक रहेंगे, इलेक्शन के पास आके हालात खराब। ये पॉलिटिकल मूव्स होती हैं ताकि इलेक्शन के अंदर वोट लिया जा सके। तो ये भी पॉलिटिकल मूव है पाकिस्तान की तरफ से, जो कि हमने अंडरस्टैंड करनी है, जो कि हमें समझने की जरूरत है कि हमारे पास ये चीजें हमने क्यों की। इसलिए की क्योंकि इंडिया को काउंटर करना है हमने कि आप एक स्टांस पे रहें, या आप ये स्टांस लें कि मेजॉरिटी विल डिसाइड द फेट ऑफ द स्टेट, या ये स्टांस लें कि जी द रूलर ऑफ द स्टेट विल डिसाइड द फेट ऑफ द स्टेट। ये सारी की सारी चीजें जी बिल्कुल ऐसे ही है, कोटेशन है, आप कोट कर सकते हैं इसको, आप कोट कर सकते हैं। पाकिस्तान ने पॉलिटिकल मैप क्यों बनाया है, इसको कोट करें। पाकिस्तान का पॉलिसी है, पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी है, पाकिस्तान ने बनाई इसीलिए। इंडिया दे शुड रिजॉल्व इट बाय, कौन ने, किसने कहा कि यूएन ने कहा कि बायलैटरली सॉल्व करें? हु सेड दैट? वहीद को जरा अनम्यूट करें। वहीद कहां पढ़ा आपने? जी वालेकुम सलाम। सर बेसिकली हमारी लास्ट क्लास के अंदर सर अली नकवी ने हमें बताया था कि यूएन ने ये स्टेट किया था कि बायलैटरल इशू है बिटवीन द बोथ स्टेट्स एंड दे शुड रिजॉल्व इट बाय देमसेल्व्स। तो ये सर अली ने हमें बताया था। मैं बस सिर्फ एक क्वेश्चन था मेरा आपसे। अब कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर ये है कि अगर आप शायद कोई मिस जज कर रहे होगे, इसके अंदर जो पाकिस्तान और इंडिया ने इसको बायलैटरल कहा है वो शिमला एग्रीमेंट के अंदर कहा था कि शिमला एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान और इंडिया ने इसको बायलैटरल प्रॉब्लम कहा था। यूनाइटेड नेशंस ने कभी भी इसको बायलैटरल प्रॉब्लम नहीं कहा। इनफैक्ट अगर बायलैटरल प्रॉब्लम कह भी दे, चलो व्हाट इफ अगर हम ये मान भी लें आपकी बात कि उसने बायलैटरल प्रॉब्लम कहा है, तो बायलैटरल प्रॉब्लम का मतलब है कि वो डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स मान रहे हैं ना। इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर को इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया नहीं मानते, वो कश्मीर को और डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया मानते हैं। तो ये भी पाकिस्तान के फायदे के अंदर ही है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीर ने कभी, यूएन ने कभी इस तरह की बात की है। पाकिस्तान और इंडिया ने शिमला एग्रीमेंट के अंदर 1972 के अंदर इसको बायलैटरल कहा था। उसके ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूं, जब आपको 6 पॉइंट बताऊंगा ना मैं कि व्हाई इंडिया कैन नॉट रिवोक द स्पेशल स्टेटस, तो उसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? वही मैं उसको आपको उसके अंदर बताऊंगा। थैंक यू। अब ये हमारे पास ये वो पॉइंट था जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत थी कि व्हाई इंडिया क्लेम्स कश्मीर, व्हाई पाकिस्तान क्लेम्स कश्मीर, एंड व्हाई इंडियाज क्लेम ऑन कश्मीर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के ऊपर। अब हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ यूएन रेजोल्यूशंस एंड क्रिटिसिज्म। ग्यारह सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं जी कश्मीर के ऊपर, ठीक है जी। 11 सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं कश्मीर पर। उन 11 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस हैं समझने वाली, जिनका रेफरेंस हम बार बार आपको नजर आता है, आप पढ़ते भी हैं, वो बार बार दी जाती हैं उनका रेफरेंस, वो रेफरेंसेस हैं चार रेजोल्यूशंस हैं। रेजोल्यूशन है जी, पहली है 39, दूसरी रेजोल्यूशन का नंबर है 47, तीसरी रेजोल्यूशन का नंबर है 91 और चौथी रेजोल्यूशन का नंबर है 122। ये दो रेजोल्यूशंस आपको मैं अभी 2-3 पॉइंट्स के बाद आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जब 6 पॉइंट पढ़ेंगे ना हम कि व्हाई इंडिया कैन नॉट रिवोक द स्पेशल स्टेटस, इन दो रेजोल्यूशंस का रेफरेंस मैं आपको वहां दूंगा। ये दो रेफरेंस अभी समझने वाली है कि ये वो रेजोल्यूशंस हैं कि जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान ने जो है वो कश्मीर के मसले के ऊपर जो है सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस आई, और इंडिया पाकिस्तान ने इसके ऊपर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना था, और इंडिया पाकिस्तान ने आज तक प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया। सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस में क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं। पहली रेजोल्यूशन है जी 39। रेजोल्यूशन नंबर 39 के अंदर क्या था? रेजोल्यूशन 39 के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट काम था। यूनाइटेड नेशंस ने एक कमीशन बनाया, उस कमीशन का नाम था UNCIP, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान। गौर से सुनिए, यूनाइटेड नेशंस ने एक कमीशन बनाया, उस कमीशन का नाम था UNCIP,
यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके 3 मेंबर्स थे, एक इंडिया था, एक इंडियन था, एक पाकिस्तानी था और एक न्यूट्रल बंदा था। इनका काम क्या था? इनका काम था कश्मीर के डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करने के बाद एक रिपोर्ट बनाना और वो रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को देना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने फिर उस रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर कोई सोल्यूशन जो है वो आपको जो है सजेस्ट करना था। तो पहला काम क्या हुआ कि एक कमीशन बनाया गया, जिस कमीशन का नाम था यूएनसीआईपी, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके 3 मेंबर्स थे, इंडियन, पाकिस्तानी और एक न्यूट्रल। इन्होंने कश्मीर के डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट करना था। इन्वेस्टिगेट करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी थी सिक्योरिटी काउंसिल में। सिक्योरिटी काउंसिल ने फिर उस रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर जो है वो एक सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करना था कश्मीर के ऊपर। अब ये कमीशन बन गया, अब ये कमीशन खत्म हो गया, अब ये कमीशन खत्म हो गया। इसकी जगह एक और जो है वो बॉडी बन गई है जो इंडिया और पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। उस बॉडी का नाम है UNMOGIP। अगर आप कभी आपका चक्कर लगा हो इस्लामाबाद या कभी आपने डिप्लोमेटिक एनक्लेव आप कभी गए हो, तो डिप्लोमेटिक एनक्लेव में आपको बड़ी गाड़ियां नजर आएंगी जिनके पीछे UNMOGIP लिखा होगा। UNMOGIP इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। ये अब बन गया है, अब आ गया है। यानी पहले जो UNCIP था वो सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल ने बनाया था कश्मीर डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, फिर उस बेसिस पर उन्हें एक सोल्यूशन देना था। उसके बाद MOGIP बन गया, UNMOGIP, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, जो इस वक्त मौजूद है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो हमारे पास जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स चलती हैं वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद वो फिर रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं यूनाइटेड नेशंस में कि बॉर्डर के ऊपर ये चीजें चल रही हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो उसको UNMOGIP कहते हैं। तो खैर रेजोल्यूशन 39 में क्या हुआ, UNCIP बना। UNCIP ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी जनाब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उस रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट की, एक रेजोल्यूशन पास की जिसमें उन्होंने एक सोल्यूशन दिया कश्मीर के डिस्प्यूट पर, और वो सोल्यूशन आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो सका। कुछ लोग ये बात करते हैं कि रेजोल्यूशन नंबर 47 के अंदर पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा बोझ डाला गया था और पाकिस्तान ने अपना काम नहीं किया, इंडिया पर कम बोझ डाला गया था, राइट। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी इंडिया और पाकिस्तान के लिए। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन इन रेजोल्यूशन 47। ये वो रेजोल्यूशन है जो जिसका आप बार बार जिक्र सुनते हैं कि यूएन की रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट होनी चाहिए, यूएन की रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो वो कौन सी एक रेजोल्यूशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? वो है रेजोल्यूशन नंबर 47। ये अप्रैल 1948 में आई थी, अप्रैल 1948 में, नंबर है इसका 47। अब इस रेजोल्यूशन में 3 पॉइंट फॉर्मूला दिया गया कश्मीर के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। वो क्या था? लेट अस अंडरस्टैंड। पहला था जी, पाकिस्तानी nationals and tribesmen shall retreat from Kashmir. पहला पॉइंट था पाकिस्तानी नेशनल्स एंड ट्राइब्समैन shall retreat from Kashmir. दूसरा पॉइंट था इंडियन फोर्सेस शैल रिट्रीट एंड they are allowed minimum forces they are allowed to keep minimum forces in Kashmir
for maintenance of peace and security. पहला पॉइंट है पाकिस्तानी नेशनल्स एंड ट्राइब्समैन शेल रिट्रीट फ्रॉम कश्मीर, जी अप्रैल 1948। पाकिस्तानी नेशनल्स एंड ट्राइब्समैन शेल रिट्रीट फ्रॉम कश्मीर। दूसरा पॉइंट था इंडियन फोर्सेस शेल रिट्रीट एंड दे आर अलाउड टू कीप मिनिमम फोर्सेस इन कश्मीर फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। तीसरा पॉइंट था UN will appoint a plebiscite administrator. UN will appoint a plebiscite administrator to hold free and fair plebiscite. UN will appoint a plebiscite administrator to hold free and fair plebiscite in Kashmir for the people to decide whether to join Pakistan or India. तीसरा पॉइंट था UN will appoint a plebiscite administrator to hold free and fair plebiscite for the people of Kashmir to decide whether to join पाकिस्तान और इंडिया। ये 3 पॉइंट्स थे जिसके ऊपर रेजोल्यूशन नंबर 47 जो है वो एग्जिस्ट करती है, जो कि अप्रैल 1948 के अंदर जो है वो आई थी। अब इस रेजोल्यूशन के अंदर हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट समझने वाला है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट समझने वाला है। अब लोग इस पे क्या आर्ग्यू करते हैं? पहला जो मैंने इतराज इसके ऊपर सुना, बड़े लोगों ने इस पे कहा कि जी सबसे पहले कहा गया था कि पाकिस्तानी फोर्सेस वहां से निकलेंगी, पाकिस्तानी फोर्सेस वहां से निकलेंगी, फिर कहा गया कि इंडिया की फोर्सेस वहां से निकलेंगी। अच्छा, उनके लिए बड़ा सादा सा जवाब, बड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए। अब इसको कॉन्टेक्स्ट को समझ लीजिए। पाकिस्तान की स्टेट को कभी भी यूनाइटेड नेशंस ने कश्मीर में इन्वॉल्व नहीं कहा। पाकिस्तान एज अ स्टेट कभी भी कश्मीर में इन्वॉल्व नहीं कहा गया बाय द यूनाइटेड नेशंस। यानी यूनाइटेड नेशंस ने कभी यह नहीं कहा कि पाकिस्तान एज अ स्टेट इन्वॉल्व है। कुछ लोग अगर अपनी इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर कोई काम करते हैं तो पाकिस्तान एज अ स्टेट कोई काम नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदे ने कोई कत्ल कर दिया है तो क्या पाकिस्तान ने कत्ल किया है? नहीं जी, उसने तो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर वो काम किया। तो जो इंडिविजुअल की सजा है, जो इंडिविजुअल का काम है, वो स्टेट के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। इसीलिए क्लियरली तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 47 में पहले पॉइंट में लिखा हुआ है पाकिस्तानी नेशनल्स एंड ट्राइब्समैन। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तानी फोर्सेस शैल रिट्रीट। पाकिस्तानी नेशनल्स एंड ट्राइब्समैन यानी वो मुजाहिदीन, वो पाकिस्तान के लोग जो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर कश्मीर में चले गए हैं कश्मीर को आजाद करवाने के लिए, वो वहां से रिट्रीट हो। पाकिस्तान की फोर्सेस को नहीं कहा गया कि पाकिस्तान की फोर्सेस इन्वॉल्व हैं या पाकिस्तान एज अ स्टेट इन्वॉल्व है कश्मीर के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो लिखा गया है इंडियन फोर्सेस शैल रिट्रीट, कि इंडिया अपनी फोर्स को वापस बुलाएगा वहां से। एंड दे वर अलाउड मिनिमम फोर्सेस टू बी केप्ट इन कश्मीर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। उन्होंने कहा कि जी जो इंडिया कहता है कि देखिए जी हमारी को 8 लाख फौज जो है वहां पर कश्मीर में मौजूद है, ये 8 लाख फौज जो है ये थोड़ी सी फौज हमारी, ये हमें सिक्योरिटी काउंसिल ने खुद कहा था कि जी आप थोड़ी सी फौज रख सकते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। तो हमने कोई 8 लाख 8.5 लाख फौज रखी हुई है कश्मीर के अंदर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यू कैन हैव मिनिमम फोर्सेस। अब मिनिमम फोर्सेस का मतलब ये है कि मिनिमम फोर्सेस का यार्डस्टिक कोई नहीं होता, कि मिनिमम कोई यार्डस्टिक नहीं है किसी चीज का कि मिनिमम क्या है। मिनिमम कुछ भी हो सकता है, किसी का मिनिमम हो सकता है आपका मैक्सिमम हो, क्योंकि हर एक का मिनिमम और मैक्सिमम के जो आपके पास यार्डस्टिक होता है वो डिफरेंट हो सकता है। तो इंडिया का क्या कॉन्टेक्स्ट आया? इंडिया कहता है कि जी हमारी फोर्सेस को रिट्रीट करने की बात तो की गई, लेकिन हमें मिनिमम फोर्सेस रखने की परमिशन मिल गई इंडिया के अंदर। पाकिस्तान का आर्गुमेंट इसके ऊपर क्या है? पाकिस्तान का आर्गुमेंट ये है इसके ऊपर कि देखिए जी हमें एज अ स्टेट इन्वॉल्व नहीं कहा गया, हम एज अ स्टेट इन्वॉल्व नहीं थे। अगर हमारे बिहाफ के ऊपर कोई बंदा चला जाए इंडिविजुअल बेसिस पर
और इंडिविजुअल बेसिस पर जाकर वहां पर अटैक कर दे और वहां पे आजादी के लिए काम करना शुरू कर दे, तो हमने एज अ स्टेट नहीं उसको कुछ कहा, वो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर गया, पाकिस्तान एज अ स्टेट इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। और तीसरा पॉइंट था, यूएन विल अपॉइंट अ प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर टू होल्ड फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइट इन कश्मीर फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर टू डिसाइड वेदर टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया। अब इस तीसरे पॉइंट को जरा कॉन्टेक्स्ट को समझ लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, इसको क्रिटिसिज्म भी समझ लीजिए और ये सारे का सारा सिनेरियो हम इसके अंदर समझते हैं। जरा अंडरस्टैंड कीजिए थर्ड पॉइंट को। थर्ड पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस विल अपॉइंट अ प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर हु विल होल्ड फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइट फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर वेदर टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया। यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने इंडिपेंडेंट कश्मीर का ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया। देयर कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट कश्मीर, देयर कैन नॉट बी। क्यों? क्योंकि रेजोल्यूशन नंबर 47 में अगर प्लेबिसाइट के जरिए आपने कश्मीर को आजाद करवाना है तो प्लेबिसाइट के जरिए उनको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि वेदर टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया। थर्ड ऑप्शन नहीं है कश्मीरियों के पास, प्लेबिसाइट के जरिए। अब क्रिटिसिज्म भी है कि भाई एवरीवन हैज अ राइट टू बी इंडिपेंडेंट, तो आपने इंडिपेंडेंट कश्मीर का ऑप्शन क्यों नहीं दिया? ये पहला क्रिटिसिज्म है इस पूरे के पूरी रेजोल्यूशन के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है कि जो रेफरेंडम होता है या प्लेबिसाइट होता है उसमें यस और नो आंसर होता है। अगर आपको याद हो, आपने कभी पढ़ा हो, जो मुशर्रफ साहब ने प्लेबिसाइट करवाया था जो है 2001 के अंदर ही प्लेबिसाइट उनका हुआ था, 2001-2002 के अंदर प्लेबिसाइट उन्होंने किया था। उसमें यस और नो का ऑप्शन होता है, जिस तरह ब्रेक्जिट का ऑप्शन था। ब्रेक्जिट में जब ब्रेक्जिट के लिए रेफरेंडम हुआ था, यस और नो था। आप जाना चाहते हैं कश्मीर यूएन को छोड़ सॉरी ईयू को छोड़ के जाना चाहते हैं तो आप यस कर दें, नो कर दें। सो डू यू बिलीव दैट UK should remain part of EU? Yes or no? हाँ जी, जो yes कहेगा इसका मतलब है कि EU के अंदर रहे, जो no कहेगा वो EU से निकल जाएगा। सेम इसी तरह कश्मीर का कॉन्टेक्स्ट भी है कि आप इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, yes और no। अगर वो कहेंगे जी no, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान। अगर वो कहेंगे yes, तो ऑटोमेटिकली इंडिया। इंडिपेंडेंट कश्मीर का ऑप्शन ही कोई नहीं है इसके अंदर। तो ये पहला क्रिटिसिज्म इसके ऊपर एग्जिस्ट करता है कि जिसमें इंडिपेंडेंट का ऑप्शन जो है कश्मीर को उन्हें नहीं दिया गया, वो इंडिया पाकिस्तान को करना था कि या उन्होंने इंडिया जाना है या पाकिस्तान जाना है। ये पहला क्रिटिसिज्म रेजोल्यूशन नंबर 47 के ऊपर आता है। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या आता है इसके ऊपर? दूसरा क्रिटिसिज्म ये आता है कि यूनाइटेड नेशंस ने एक बहुत बड़ा, बहुत फ्लॉड काम ये किया। ठीक है जी, नहीं आप इसको इन पॉइंट को एग्जांपल के तौर पे नहीं दे सकते। कोई एग्जांपल हमने, फॉर एग्जांपल किसी स्टेट के ऑर्गन का नाम नहीं लिखना हमने, या किसी फॉर एग्जांपल हमने किसी इदारे का नाम नहीं लिखना, या हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिखना। हमने बात करनी है कि यूनाइटेड नेशंस ने कहा था पाकिस्तानी नेशनल एंड ट्राइब्समैन। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान के अंदर से फलां ऑर्गेनाइजेशन चली गई, पाकिस्तान के फलां फोर्सेस चले गए, या पाकिस्तान ये काम किया। पाकिस्तानी नेशनल तो ट्राइब्समैन थे। हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिखना इसके अंदर, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिखा। तो हम बात करेंगे सिर्फ नेशनल्स और ट्राइब्समैन के ऊपर। दूसरा कॉन्टेक्स्ट, दूसरा क्रिटिसिज्म इसके ऊपर आता है, ये बड़े मजे का क्रिटिसिज्म है। यूनाइटेड नेशंस ने एक बड़ा फ्लॉड काम किया। वो फ्लॉड काम ये था कि यूनाइटेड नेशंस ने ना मसले का हल नहीं निकाला, कोई दोनों के लिए विन विन सिचुएशन दे दी यूनाइटेड नेशंस ने। अभी क्या विन विन सिचुएशन है? इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है कि इंडिया को मिनिमम फोर्सेस रखने की परमिशन मिल गई। पाकिस्तान के लिए विन सिचुएशन है कि पाकिस्तान एज अ स्टेट इन्वॉल्व नहीं कहा गया कश्मीर के अंदर। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी नेशनल और ट्राइब्समैन को इन्वॉल्व किया गया, पाकिस्तान एज अ स्टेट इन्वॉल्व नहीं था इसमें। तो पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन ये है कि पाकिस्तानी स्टेट वाज नॉट इन्वॉल्व एंड पाकिस्तानी नेशनल्स एंड ट्राइब्समैन वर इन्वॉल्वड ओनली। इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन क्या है कि इंडिया वाज अलाउड मिनिमम फोर्सेस टू बी प्रेजेंट इन कश्मीर, राइट, जो उन्होंने अपने अभी भी रखी हुई है अपने पास, उनके पास मौजूद है वहां पर। क्लियर? तो मसला ये है कि ये इसके अंदर आप क्रिटिसिज्म ये करोगे कि यूनाइटेड नेशंस ने मसले को हल नहीं किया, इनफैक्ट दोनों के लिए विन विन सिचुएशन दे दी। यूनाइटेड नेशंस क्या करता? यूनाइटेड नेशंस किसी एक स्टेट को एग्रेसर कह देता कि जी इंडिया गलत है, पाकिस्तान गलत है। कोई एक स्टेट अगर गलत कह देता, दूसरी स्टेट का आर्गुमेंट ठीक साबित हो जाता और मसला आज तक हल हो जाता, मसले का रिजॉल्व हो जाता मसला कहीं ना कहीं। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से यूनाइटेड नेशंस ने किसी को एग्रेसर कंट्री नहीं कहा। अब एग्रेसर कंट्री अगर दोनों में से किसी एक को कह देता,
यूनाइटेड नेशंस, तो मसले का हल निकल आता, यानी दोनों जो हैं वो अपने मसले को रिजॉल्व करवा लेते कि अगर फॉर एग्जांपल वो कह देते कि पाकिस्तान गलत है तो इंडिया का क्लेम साबित हो जाता, अगर इंडिया गलत है तो पाकिस्तान का क्लेम साबित हो जाता, या मसले को डिवाइड कर देते कि देखें जी इतना हिस्सा इनका है, इतना हिस्सा इनका, डिमार्केशन कर देते, कोई ना कोई मसले का हल निकाल देते। लेकिन उन्होंने इस मसले का हल नहीं निकाला, बल्कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रख दी कि जी आप ऐसा करें, विन विन सिचुएशन, आप वहां से रिट्रीट करें, फिर हम प्लेबिसाइड करवा लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। खैर, सवाल यह है कि यूनाइटेड नेशंस कैसे कह देता किसी को एग्रेसर? यूनाइटेड नेशंस के पास क्या सबूत है कि कोई एग्रेसर है? यूनाइटेड नेशंस कैसे कहता कि कौन गलत है? अब इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक सजेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। कोई आपसे यह पूछ ले, आपके पास पेपर में सवाल आ जाए कि why United Nations has failed to implement its own resolution, right? या why resolutions of United Nations have not been implemented on Kashmir? या what is the problem in the resolutions of United Nations? या इसके लिए एक आर्गुमेंट आप समझ लीजिए जो आपको मैं रेफरेंस के तौर पे दे रहा हूं। वो क्या है? ICJ स्टैट्यूट, ICJ स्टैट्यूट, इसको आप स्टैट्यूट भी पढ़ सकते हैं, स्टैट्यूट भी पढ़ लें, जो भी आपको मतलब आपने इस्तेमाल करना है वर्ड इस्तेमाल कर लें, स्टैट्यूट या स्टैट्यूट। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, कुछ होते हैं मल्टी नेशनल्स वाले और हमारे जैसे होते हैं जरा मल्टी नेशनल्स वाले, कुछ होते हैं जरा इंटाई पाकिस्तानी, कुछ होते हैं जरा एंटी पाकिस्तानी, कुछ होते हैं सेमीफाइनल्स, कुछ होते हैं सेमीफाइनल्स। तो कुछ मतलब इस तरह की बातें जो है, अगर आपको जो भी स्टैट्यूट जो भी आप लोगों ने पढ़ना है इसको आप वो पढ़ सकते हैं। तो आईसीजे स्टैट्यूट का जो आर्टिकल 65 है, आईसीजे स्टैट्यूट का जो आर्टिकल 65 है, वो बेसिकली ऑप्शन देता है यूनाइटेड नेशंस को कि यूनाइटेड नेशंस का कोई भी ऑर्गन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से किसी भी मसले पर एडवाइजरी ओपिनियन ले सकता है। फिर सुनिए, आर्टिकल 65 ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट ये ऑप्शन देता है यूनाइटेड नेशंस के किसी भी ऑर्गन को कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से किसी भी मसले पर एडवाइजरी ओपिनियन ले सकता है। क्लियर हो गया? तो ये ऑप्शन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इस्तेमाल कर लेना चाहिए था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को लेकर आईसीजे में जाती और सिक्योरिटी काउंसिल जाकर आईसीजे में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद में बात करती कि सर ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, ये दो लोग मेरे पास आए हैं, एक का नाम है इंडिया, एक का नाम है पाकिस्तान, आप हमें यह बता दें कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लीगली तौर पे ठीक है, क्योंकि आईसीजे का फैसला लीगली तौर पे लीगल बेसिस पर आता है, तो वो एडवाइजरी ओपिनियन में बता देते कि हाँ ये ठीक है या गलत है। अगर वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को ठीक कह देते तो पाकिस्तान का आर्गुमेंट गलत हो जाता, इंडिया के पास चला जाता कश्मीर, और अगर वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को गलत कह देते तो पाकिस्तान का आर्गुमेंट ठीक हो जाता, इंडिया का आर्गुमेंट गलत हो जाता। तो ये ऑप्शन जो आर्टिकल 65 की थी, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस्तेमाल नहीं की, आप इसको कहेंगे कि इट वाज अ मिसकैलकुलेशन ऑन बिहाफ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। It was a miscalculation on behalf of the United Nations that they had an option, that they had a power to resolve the dispute legally by taking the advisory opinion on the instrument of accession by the International Court of Justice. But unfortunately, United Nations couldn't do that. The Security Council couldn't do that. That is why the problem of Kashmir has not been resolved till date, because Pakistan claims that Pakistan's tribesmen and nationals have retreated. वो retreat कर गए थे. India claims no, that your nationals and tribesmen never retreated. इसलिए हमारी forces retreat नहीं की. पाकिस्तान का और इंडिया का आर्गुमेंट इसलिए फ्लॉड होने की वजह से थर्ड जो पॉइंट है यूनाइटेड नेशंस के प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट का, वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो सका. पाकिस्तान का आर्गुमेंट ये है कि पाकिस्तानी नेशनल्स एंड ट्राइब्समैन रिट्रीट कर गए थे. इंडिया का आर्गुमेंट नहीं है कि नहीं जी अभी वो रिट्रीट नहीं किए, वो अभी भी वहीं पर मौजूद हैं, राइट, या वो बार बार आते जाते हैं हमारे इलाकों के अंदर और हमारे इलाकों के अंदर आके अटैक करते हैं और अटैक करके जनाब वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. इसीलिए इंडिया कहता है कि जनाब सेकंड पॉइंट हम तब तक इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान पहला पॉइंट इंप्लीमेंट ना करे. पाकिस्तान कहता है हमने पहला पॉइंट इंप्लीमेंट कर लिया है, इंडिया दूसरा पॉइंट इंप्लीमेंट इसमें नहीं कर रहा, इसलिए थर्ड पॉइंट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा. तो ये पॉइंट अंडरस्टैंडिंग वाला है कि जिसके अंदर अगर इंडिया और पाकिस्तान के इस मसले को सिक्योरिटी काउंसिल इंटरवीन करके उस टाइम
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की लीगैलिटी के ऊपर एडवाइजरी ओपिनियन ले लेता इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, तो ये मसला आज तक हल हो जाता और ये मसला इंप्लीमेंटेबल हो जाता और ये मसले को प्रॉब्लम कोई ना क्रिएट होती। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपने, वही कह रहे हो ना आपको, कि आप इसमें ये लिखेंगे कि इट वाज अ मिसकैलकुलेशन ऑन बिहाफ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। मिसकैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल आपके पास कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास एक मसला आता है रिजॉल्व होने के लिए, आप उस मसले को रिजॉल्व करवाते हो, लेकिन रिजॉल्व करवाने के बाद कुछ ऐसी पावर भी होती है, आपके पास कुछ ऐसा तरीका भी होता है जिसके जरिए आप रिजॉल्व करवा लो, लेकिन खुद उस टाइम आपके वो जहन में नहीं आता, या फॉर एग्जांपल उस टाइम आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। आप कहते हो कि नहीं यार ये मसला इस तरह भी हल हो सकता है, इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आपकी मिसकैलकुलेशन होती है क्योंकि वो मसला उस तरह हल नहीं होता और उस तरह ही हल हो सकता है जिस तरह आप पहले सोच रहे थे। इसी तरह की सिचुएशन कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रियलाइज किया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की जरूरत ही नहीं है, मसला खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा, राइट? लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया और पाकिस्तान का मसला आज तक रिजॉल्व नहीं हो सका बिकॉज इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ कंट्रीज वर नॉट बीइंग डिक्लेयर्ड एज एग्रेसर कंट्रीज। तो दोनों में से एग्रेसर कोई नहीं था, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी, इसलिए दोनों आज तक उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सके। सवाल ये आता है क्या सिक्योरिटी काउंसिल अब जा सकता है इस मसले को लेकर आईसीजे में? नहीं, क्योंकि जो अगर एक रेजोल्यूशन एक दफा पास हो जाती है, अगर वो आ जाती है तो उसको अमेंड नहीं किया जा सकता उस रेजोल्यूशन को, नई रेजोल्यूशन ही आएगी उसके ऊपर, पुरानी रेजोल्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता। तो इंडिया कैन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कैन नॉट टेक द प्रीवियस रेजोल्यूशन नंबर 47 टू दी यूनाइटेड नेशंस को लेकर नहीं जा सकते। तो ये हमारे पास अल्टीमेटली प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया जी? नहीं, अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, वो अब जा नहीं सकता उसके अंदर। ऑपरेशन जिब्राल्टर ये वही था ऑपरेशन जिब्राल्टर जो पाकिस्तान ने इंटरवीन किया था इसके अंदर। इसके अंदर पाकिस्तानी नेशनल्स और ट्राइब्समैन जो थे, पाकिस्तानी मुजाहिदीन जो थे, वो वहां पर मूव कर गए थे, वहां पर इंटरवीन कर गए थे इंडिया के अंदर, इंडियन टेरिटरी के अंदर। फॉर एग्जांपल कश्मीर टेरिटरी जो उस वक्त इंडिया ने उसको अपने पास अपने कब्जे में रखा हुआ था, तो पाकिस्तानी नेशनल और ट्राइब्समैन वहां पर रिट्रीट कर गए थे, और सॉरी वहां पर इंटरवीन कर गए थे। तो इंटरवीन करके उन्होंने वहां पर अटैक कर दिया था। तो ये सारे का सारा जो है इसको हम ऑपरेशन जिब्राल्टर भी कहते हैं। खैर उसको आप उस कॉन्टेक्स्ट में मत जाइए क्योंकि हमारा उसके अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट इसमें इस्तेमाल नहीं होता। एक हमारे पास ऑपरेशन जिब्राल्टर 65 का भी है, एक हमारे पास 48 का भी है। जो 65 का ऑपरेशन जिब्राल्टर है वो डिफरेंट है, वो उसका कॉन्टेक्स्ट कश्मीर के साथ नहीं है, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। लेकिन जो 48 के अंदर था वो हमारे पास डिफरेंट था, जिसके अंदर हमारे पास वो भी ऑपरेशन जिब्राल्टर ही कहलाया जाता है, जिसके अंदर हम जो है इंटरवीन कर गए थे, पाकिस्तानी नेशनल्स और ट्राइब्स में इंटरवीन कर गए थे अपनी बेसिस के ऊपर, अपने बिहाफ के ऊपर। स्टेट ऑफ पाकिस्तान एज अ स्टेट या पाकिस्तानी फोर्सेज उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थी। यस, वो फेल हो गए थे, लेकिन यह कि वो एक प्रॉब्लम ये है कि वो इंटरवीन कर गए थे उसके अंदर, तो उस सिनेरियो के अंदर छोड़ दें कि वो क्या चीज थी। खैर छोड़ दीजिए उसको। जी वो 65 की वॉर ऑपरेशन जिब्राल्टर अलग है, ये 48 वाला अलग था जी। पाकिस्तान एज अ स्टेट इन्वॉल्व्ड इन ऑपरेशन जिब्राल्टर, इंडियन क्लेम इज नॉट राइट। नहीं, वो 65 है, वो 65 का ऑपरेशन जिब्राल्टर है जिसको इंडिया क्लेम करता है। पाकिस्तान की 48 वाली बात करता है क्योंकि ये 48 की रेजोल्यूशन है, 65 की रेजोल्यूशन नहीं है। ठीक है अच्छा जी। और इसके अलावा डिविजन्स आर लिंक्ड विद द कश्मीर इशू। जी हाँ, 48 वाला भी था और 65 वाला भी था, लेकिन 65 वाला डायरेक्टली कश्मीर के रिलेटेड नहीं था क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर इंटरवीन कर गए थे इस इलाके से, लाहौर वाले इलाके से और बाकी इलाकों से, तो उसके बदले के अंदर हमने इंटरवीन किया था उस सारे सिनेरियो के अंदर। लेकिन जो 48 वाला था उसके अंदर तो पाकिस्तानी नेशनल और ट्राइब्समैन बकायदा तौर पे कश्मीर के अंदर इंटरवीन कर गए थे ना, वो इंडिया में इंटरवीन नहीं किया था, वो कश्मीर में किया था। लेकिन यहां पर हम जो है वो इंडिया के अंदर इंटरवीन कर गए थे 65 के अंदर। वो डिफरेंट है, दो डिफरेंट है। आउटकम ऑफ यूएनसीआईपी रिपोर्ट, जी वही तो कह रहा हूं, ये यूएनसीआईपी की रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर ही तो 747 की रेजोल्यूशन आई थी। जो 47 रेजोल्यूशन है वो इसी बेसिस पर, ये 39 जो आपके पास के ऊपर जो यूएनसीआईपी बना था, उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट की बेसिस पर ही तो रेजोल्यूशन नंबर 47 आई थी। आरिफ, तो रेजोल्यूशन 47 जो आई है ये आई है बेसिकली 39 की रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर। ठीक है, ये रिपोर्ट आई, उसके बेसिस पर 47 रेजोल्यूशन आ गई, जिसके ऊपर उन्होंने ये सोल्यूशन प्रेजेंट कर दिया कि ये सारी की सारी जो है इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगी और सारी की सारी चीजें इसमें ऐड होंगी। खैर, अब सवाल ये है कि इंप्लीमेंट नहीं हुई। जी बिल्कुल इसमें इंप्लीमेंट नहीं हुई। क्यों इंप्लीमेंट नहीं हुई इसके अंदर? उसकी रीजन ये है कि ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। दोनों में से किसी को एग्रेसर कंट्री नहीं कहा गया, पाकिस्तान एज अ स्टेट इन्वॉल्व नहीं हुआ, इंडिया को थोड़ी सी फोर्सेस रखने की परमिशन मिल गई। ये पहली बात। दूसरी बात,
इसके अंदर किसी स्टेट को अगर एग्रेसर कंट्री कह दिया जाता तो दोनों के लिए मसला हल हो जाता। एग्रेसर कंट्री कैसे कह दिया जाता? आर्टिकल 65 ऑफ द आईसीजे स्टैट्यूट ऑप्शन देता है यूनाइटेड नेशंस के जो है ऑर्गन्स को, कि वो जो ऑर्गन्स जो है यूनाइटेड नेशंस के, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपने किसी भी लीगल मसले को ले जाकर एडवाइजरी ओपिनियन ले सकते हैं। तो अगर सिक्योरिटी काउंसिल वहां से एडवाइजरी ओपिनियन ले लेता, जो कि उनकी मिस कैलकुलेशन थी, जो उन्होंने नहीं ली, अगर वो वहां से एडवाइजरी ओपिनियन ले लेता, मसला हल हो जाता। और मसले में से होता क्या कि वो जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की लीगैलिटी के बारे में पता कर लेते। अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लीगली तौर पर ठीक होता तो इंडिया का क्लेम ठीक होता, पाकिस्तान गलत साबित हो जाता। अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लीगली तौर पर गलत होता, इंडिया का क्लेम ठीक साबित हो जाता, पाकिस्तान का क्लेम ठीक साबित होता, इंडिया गलत साबित हो जाता और पाकिस्तान को मिल जाता कश्मीर, या वो डिवाइड कर देते कश्मीर के एरिया को। तो खैर, दिस इज अ मिस कैलकुलेशन, दिस इज अ स्टेप दैट वाज नॉट टेकन बाय द सिक्योरिटी काउंसिल अनफॉर्चुनेटली, जो कि उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से मसला आज तक रिजॉल्व नहीं हो सका। इंडिया क्लेम करता है कि पाकिस्तानी नेशनल्स और ट्राइब्स में रिट्रीट नहीं किए, पाकिस्तान क्लेम करता है कि पाकिस्तानी नेशनल्स और ट्राइब्स में रिट्रीट कर गए थे, इंडिया की फोर्सेस रिट्रीट नहीं की। उसके अंदर से इंडिया की फोर्सेस रिट्रीट नहीं की, इसीलिए जो है यूएन ने अपना प्लेबिसाइट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट नहीं किया। अपॉइंट ना होने की वजह से अभी तक प्लेबिसाइट वहां पर नहीं हो सका। तो ये हमारे पास पूरे का पूरा कॉन्टेक्स्ट है, जिसके अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जनाब ये प्रॉब्लम इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो सकी, क्या सारे के सारा प्रॉब्लम था। ठीक है जी। अब रेजोल्यूशन नहीं पास कर सकते अनलेस एंड अनटिल रेजोल्यूशन प्रेजेंट होती है। वो ये नहीं होता कि सिक्योरिटी काउंसिल खुद ही रेजोल्यूशन पास कर दे। समवन हैज टू रेज अ क्वेश्चन, समवन हैज टू डिबेट ऑन इट, एंड व्हेन यू डिबेट ऑन इट देन यू पास अ रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन पास करने के लिए क्वेश्चन को रेज करना पड़ता है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो आप सिक्योरिटी काउंसिल में क्वेश्चन को रेज करते हो, फिर उस पर रेजोल्यूशन पास होती है, फिर सारी की सारी चीजें आती हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि सिक्योरिटी काउंसिल खुद ही उस पर कोई रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट कर दे, खुद ही रेजोल्यूशन पास कर ले। उसके लिए क्वेश्चन आएगा, टॉपिक डिस्कशन होगी, तो ही उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास होगी ना। तो 50 इयर्स के बाद 2019 में 50 साल के बाद कश्मीर का मसला सिक्योरिटी काउंसिल में दोबारा डिस्कस हुआ है। 50 साल के बाद दोबारा डिस्कस हुआ है। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी काउंसिल में अब दोबारा हलचल हो रही है कश्मीर के बारे में, दोबारा बात स्टार्ट हो गई है कश्मीर के बारे में। पहले लास्ट 50 इयर्स मतलब 2019 से 50 साल पहले तक कश्मीर का मसला सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस ही नहीं हुआ था कभी भी। तो अब आफ्टर 50 इयर्स जो है in August 2019 the problem of Kashmir has been again discussed in the Security Council. That means the Security Council is now again coming back to the forum, coming back to the जो है वो main idea of discussing Kashmir dispute. तो इंशाल्लाह ये कुछ अरसे के अंदर रेजोल्यूशन भी आ जाएगी और रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। ठीक है जी, 50 साल के बाद सारा कुछ जो है वो आया। ठीक है जी। हर वो जो है वो आपको सॉल्यूशंस फॉर कश्मीर में बताऊंगा ना मैं, सॉल्यूशंस क्या जो हैं डिस्कस होंगे इंशाल्लाह। वो ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान में भी बताऊंगा एंड अदर सॉल्यूशंस फॉर कश्मीर में भी आपको बताऊंगा। ये चीजें हम इंशाल्लाह उसके अंदर कवर करेंगे। 2 से 3 मिनट की ब्रेक लेते हैं ताकि आप लोग जो है इसको जरा थोड़ी सी चीजों को हल्का से रिवाइज कर लें, जो पढ़ लें 2-3 चीजों को। उसके बाद हम आते हैं करंट सिनेरियो के ऊपर कि ये स्पेशल स्टेटस था क्या और स्पेशल स्टेटस जो है इसके ऊपर